अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड में खुश आमदीद। ENG 522 का लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टीचिंग एंड लर्निंग लैंग्वेज अप्रोचेस मेथड्स एंड प्रैक्टिस पार्ट 2। अच्छा जी, सबसे अब आगे वो मुख्तलिफ उन्होंने अप्रोचेस बतानी है आपको कि किस तरह लैंग्वेज स्किल्स को पाने के लिए या लैंग्वेज बोलने के लिए मुख्तलिफ अप्रोचेस दी गई हैं, मेथड्स दिए गए, जो कि हम शुरू से एक जो सब्जेक्ट है वो पढ़ते आ रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक ऑडियो लिंगुअल है। इस तरह की ये सारा चैप्टर इस बारे में है। सबसे पहले टॉपिक है जी, टॉपिक नंबर 15, टीचिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा जी, एकेडमिक एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया क्या करने के लिए, फॉर डिस्क्राइबिंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, क्या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाती हैं। इट डिवाइड्स दी स्किल्स इनटू 4 डिस्टिंक्ट बट इंटरलिंक्ड स्ट्रैंड्स। 4 डिस्टिंक्ट स्किल्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? फिज़िकल, लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। फिज़िकल में क्या होता है? हाउ अ स्पीकर यूजेस देयर बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड वॉइस। फ़िज़िकल में क्या होता है कि कैसे इंसान लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करता है एज अ लैंग्वेज के तौर पर, या फेशियल एक्सप्रेशन कैसे इस्तेमाल करता है, वॉइस कैसे इस्तेमाल करता है। ठीक है। लिंग्विस्टिक में जी आप अपनी लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं, आप क्या उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसे समझते हैं, ये सारी लिंग्विस्टिक में आ जाता है। मतलब आपकी लैंग्वेज जो है ना, लिटरेरी, वो इसमें ही आ जाती है कि आप किस तरह अपनी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, और रिटोरिकल डिवाइसेस आपको समझ आ भी रही हैं कि नहीं। मतलब जैसे अब आपकी अम्मी ने पूछा बाहर से दही ले आओगे, तो अब ये उन्होंने आपसे पूछा है, ठीक है, आप क्या इसे समझ रहे हैं? आप इसे समझ रहे हैं कि अम्मी पूछ नहीं रही, अम्मी कह रही हैं कि बाहर से लेके आओ। तो ये एक रिटोरिकल डिवाइस है कि आप अपनी लैंग्वेज की ऐसी चीज़ें समझ पा रहे हैं। ठीक है। अब आगे जी आ जाएं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में जी एक स्पीकर जो है वो कैसे अपने दिमाग में जो है लैंग्वेज को बनाता है, या कैसे वो किसी चीज़ को समझता है, कैसे उसको समराइज़ करता है, किसी टेक्स्ट को, किसी लैंग्वेज के पूरे एक पैराग्राफ को। ये सारे जी आपके कॉग्निटिव के हवाले से आता है कि आपका दिमाग कैसे आपकी लैंग्वेज में काम करता है। सोशल एंड इमोशनल आ जाता है जी, एक स्पीकर कैसे किसी को सुनता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है अपनी ऑडियंस को इमोशनली, सोशली, जैसे भी। तो ये जी 4 स्किल्स होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में जो आती हैं, जो कि इंटरलिंक्ड होती हैं एक दूसरे से। ठीक है। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये जी लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है। सबसे पहले जी आ जाए लिसनिंग पे। तो उनका कहना है लिसनिंग इज़ अ लैंग्वेज मोडालिटी MCQs के 4 स्किल्स हैं, इसमें से एक मोडालिटी लैंग्वेज की ये भी है लिसनिंग। ठीक है। इसमें जी नेक्स्ट MCQs आ जाए जी, इट इन्वॉल्व्स एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जी जाहिर सी बात है, आप जब किसी को सुनते हैं तो आपकी जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी तो ही आप किसी को सुन पाएंगे ना ध्यान से, वरना तो जो मर्जी होता रहे। फिर जी अनदर MCQs, इट इज़ द साइकोलॉजिकल process of receiving, attending to, constructing meaning from and responding to spoken and or a non-verbal message। जी इसमें ये जो आपका सारा प्रोसेस होता है ये साइकोलॉजिकल होता है। जाहिर सी बात है, आप किसी को सुनते हैं, आप उसमें फ़िज़िकली तो इन्वॉल्व नहीं हैं, पर यह कि आप उसे सुन रहे हैं तो आपका दिमाग जो है उसमें काम कर रहा है। आप उसको सुन के आपका दिमाग उसे एनालाइज कर रहा है, फिर आपका दिमाग आगे से उसका जवाब बुन रहा है, फिर आगे आप देते हैं इसे। ठीक है। लिसनिंग कंप्राइजेज ऑफ सम की कंपोनेंट्स। दे आर कौन कौन से की कंपोनेंट्स जो हैं वो लिसनिंग रखती है? दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग। आप जी जब किसी को सुनते हैं तो आप साउंड्स के दरमियान फ़र्क करते हैं, आप रिकग्नाइज़ करते हैं वर्ड्स को, आप उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लगा होता है आपके जो है सेंटेंस में जो कि आप सुन रहे हैं, या जो भी ग्रामेटिकल ग्रुपिंग हुई होती है वर्ड्स की, आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप जी आइडेंटिफाई करते हैं एक्सप्रेशंस को एंड सेट्स ऑफ अटरेंसेस दैट एक्ट टू क्रिएट मीनिंग। आप एक पूरे सेंटेंस को, एक पूरे टेक्स्ट को, या जो भी आपसे बात की जाती है, जाहिर सी बात है आप आइडेंटिफाई करते हैं उसके मीनिंग को
कनेक्ट करते हैं आप लिंग्विस्टिक क्यूज़ को नॉन लिंग्विस्टिक क्यूज़ से, मतलब कि आप एक इंसान जो बोल रहा है और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या आपसे बोल रही है, आप उन दोनों को कनेक्ट करते हैं, उन दोनों के मीनिंग को, क्या आया कि जो ये वर्ड बोल रहा है क्या वाकई ही इसकी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज से ये कंफर्म है, या जैसा ये एक्ट कर रहा है क्या वाकई ही इसकी ज़ुबान पे आने वाले अल्फाज सच हैं। यूजिंग बैकग्राउंड नॉलेज टू प्रिडिक्ट एंड टू कंफर्म मीनिंग, एंड जी आप बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं या नॉलेज को जानते हैं बाय लिसनिंग। रिकॉलिंग इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड आइडियाज़, जी जब आप सुनते हैं तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में खिचड़ी तो पकती है, फिर आप रिकॉल करते हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और आइडियाज़ जो भी अगले से आपने सुने होते हैं। फिर जी अनदर MCQs, लिसनिंग हैड बीन कंसिडर्ड अ पैसिव स्किल, जी ये क्या स्किल होती है, पैसिव स्किल होती है। इसमें आप किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं जाहिर करते या आप इंगेज नहीं हुए होते इसमें किसी भी तरह से, आप एक बस एक्टिवली सुन रहे होते हैं, पैसिवली सुन रहे होते हैं, तो जी ये पैसिव स्किल कहलाती है MCQs। इसके अलावा जी स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर टाइम किस स्किल में लगाते हैं, क्या स्किल नहीं कह सकते, किस चीज़ में लगाते हैं, लिसनिंग में लगाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स स्पेंड मोर टाइम ऑन लिसनिंग दैन रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। जब आप स्कूल से आ भी जाते हैं तब एक क्या कॉन्टीन्यूसली आपका चल रहा होता है, लिसनिंग का एक चल रहा होता है, ठीक है। अप्रोचेस टू लिसनिंग प्रैक्टिसेस, अच्छा जी अब बच्चों की लिसनिंग कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए कि किस तरह बच्चे अच्छी तरह अपनी जो है लिसनिंग पे काबिलियत हासिल कर सकते हैं, 3 अप्रोचेस दी गई हैं। लिसनिंग, नैरो लिसनिंग, रिपीटेड लिसनिंग एंड रीडिंग वाइल लिसनिंग, ठीक है। नैरो लिसनिंग में क्या आता है, सबसे पहले MCQs देख लें जी। ये ओरिजिनेट हुई है किससे, नैरो रीडिंग से। नैरो लिसनिंग होती क्या है, इसमें क्या होता है कि लर्नर जो है होता है वो किसी एक टॉपिक पे फोकस करता है, मतलब लर्नर ने ना एक टॉपिक पकड़ लिया है, अब उसके ऊपर बेतहाशा डाटा उसने सुनना है, हर टॉपिक उस टॉपिक के लिहाज से हर चीज़ उसने सुनने बैठ जानी है, बस उसने उसी चीज़ पे एक अटेंशन देनी है उस टॉपिक पे, ठीक है। ये जी नैरो लिसनिंग में होती है। डजेंट मैटर वो क्या है, चाहे वो वेदर पे है, चाहे वो स्पोर्ट्स पे है, चाहे वो किसी ऑथर पे है, बस एक टॉपिक चुन लेना और उसके ऊपर बेतहाशा आपने लिसनिंग कर लेनी है, ठीक है। इसमें जी उनका कहना है कि लर्नर देमसेल्व्स चूज़ द टॉपिक। इसमें क्या होता है कि लर्नर खुद चूज़ करता है वो टॉपिक कि मैं किस पे ज़्यादा सुनना चाहता हूँ, इसे कहते हैं नैरो लिसनिंग, ठीक है। एक ये है टेक्निक या मेथड या अप्रोच जो भी कह लें। एक रिपीटेड लिसनिंग है। रिपीटेड लिसनिंग में नाम से जाहिर है आपको आपके सामने एक चीज़ मुसलसल बोली जा रही है, एक ही वर्ड रिपीट किया जा रहा है। जैसे वो गाना होता है ना, बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लग जाता है तो वो ऑन रिपीट हम सुनते जाते हैं और क्या होता है एट द एंड हमें उसकी एक एक लाइन याद हो जाती है, तो यही रिपीटेड लिसनिंग में होता है जी। सबसे पहले जी MCQs हैं, ये कॉमन मेथड होता है सबसे ज़्यादा ये डेवलपिंग रीडिंग फ्लुएंसी। रीडिंग फ्लुएंसी को डेवलप करने के लिए रिपीटेड रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर डेवलपिंग रीडिंग फ्लुएंसी। रिपीटेड रीडिंग से निकला है रिपीटेड लिसनिंग। तो रिपीटेड रीडिंग किस लिए की जाती थी, आपकी रीडिंग फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए, उसे इंक्रीज़ करने के लिए आपसे रिपीटेड रीडिंग करवाई जाती थी आपसे, और उसी को देखते हुए रिपीटेड लिसनिंग आ गई है, ठीक है। ये जी डेवलप की गई, सैमुअल ने डेवलप की थी किस लिए, रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ को, बच्चों की रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ को आसान करने के लिए। जिनको रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ थी उनको एक ही चीज़ बार बार रिपीट करवाई जाती थी ताकि उनकी डिफ़िकल्टीज़ ठीक हो जाएं, ठीक है। तो इसी को देखते हुए फिर रिपीटेड लिसनिंग आ गई। तो ये जो सारे नीचे मैंने जो है हाईलाइट किया है, ये आपने एक बार लाजमी रीड आउट करना है, और ये जैसे भी आपको क्लैरिटी दे देगा और मज़ीद, ठीक है। आगे जी सिमिल्टेनियस रीडिंग एंड लिसनिंग पे ये क्या होता है, उसको जी रीडिंग वाइल लिसनिंग भी कहते हैं, इसका नाम ये भी है, ठीक है। इफ़ द फोकस इज़ ऑन लिसनिंग, MCQs। Reading and listening at the same time can help beginner learners to develop awareness of
फॉर्म मीनिंग रिलेशनशिप एंड वर्ड रिकग्निशन स्किल जी। जब आप रीडिंग कर रहे हों और आप साथ साथ सुन रहे हों तो इसका क्या मकसद है, क्या डेवलप होती है जी, आपको पता लगता है कि जो अब मैं फॉर्म पढ़ रहा हूँ उसका जो साउंड है, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है, क्या वो वैसी ही है, क्या प्रोनाउंसिएशन जो मैं सुन रहा हूँ क्या वर्ड जो है उससे मिलजुल रहा है। तो इसमें क्या होता है, फॉर्म मीनिंग रिलेशनशिप आप रिकग्नाइज़ करते हैं, डेवलप करते हैं, आपके अंदर ये स्किल आती है कि आप वो जो है रिकग्नाइज़ कर पाते हैं क्या है कि प्रोनाउंसिएशन सेम टू सेम वर्ड की जैसी है, फॉर्म के जैसी है, और फिर आपको वर्ड रिकग्निशन स्किल्स भी आती हैं। ठीक है, इसके अलावा जी रीडिंग वाइल लिसनिंग एट द पोस्ट लिसनिंग स्टेज इज़ टू कंफर्म और क्लैरिफाई व्हाट वन हियर्स ड्यूरिंग द लिसनिंग स्टेज। जी ये जब आप पोस्ट लिसनिंग स्टेज पे रीडिंग बाय लिसनिंग करते हैं ना, कि मतलब आप लिसनिंग स्टेज से पहले जब आप रीडिंग बाय लिसनिंग करते हैं, एक तो ये है ना कि आपने फुली स्किल हासिल कर ली है लिसनिंग की, आप किसी को सुन रहे हैं। उससे पहले अगर आप रीडिंग वाइल लिसनिंग करते हैं ना तो जी आपको ज़रा कंफर्म हो जाता है, क्लैरिटी हो जाती है कि क्या वर्ड्स हैं, क्या उनके साउंड्स हैं, और जो आप आने वाले जो आप सुनेंगे तो क्या किस वर्ड्स का आपको सामना होगा। बट वन हियर्स ड्यूरिंग द लिसनिंग स्टेज। ठीक है, मिसाल के तौर इसकी सिंपल मिसाल, आपके सामने आपको ना स्क्रिप्ट दी है टीचर ने रोल प्ले के लिए। ठीक है, आपने ना आप वो है किसी दूसरी लैंग्वेज में, किसी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपने ना पहले उसे रीडिंग वाइल लिसनिंग कर लिया, साथ साथ आप रीड कर रहे हैं, साथ साथ आप उसको लिसन कर रहे हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन सुन रहे हैं। तो जब आपके सामने रोल प्ले में कोई वो बोलेगा तो आप उसे समझ पाएंगे, है ना, ऐसा ही होगा ना। तो यही चीज़ इसमें है कि आपको क्लैरिटी हो जाती है, कंफर्मेशन हो जाती है कि जो वर्ड मैं सुन रहा हूँ क्या ये वही है या नहीं है। इसके अलावा जी ये सम एम्पिरिकल स्टडीज़ हैव आल्सो फाउंड दैट रीडिंग वाइल लिसनिंग इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स कम्प्रीहेंशन। जी इसके ज़रिए जी स्टूडेंट कम्प्रीहेंशन भी इम्प्रूव हुई है। तो हाँ जी, आगे आ जाइए स्पीकिंग पे जी। अब ये हमारी एक और स्किल है स्पीकिंग। क्या होता है जी, बोलना होता है स्पीकिंग। ठीक है, अच्छा जी आप ये MCQs देख लें। अ गुड स्पीकर इज़ द पर्सन हु स्पीक्स एल टू कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली विद ग्रामेटिकल करेक्टनेस। ये सेकंड लैंग्वेज लर्नर के हवाले से बात हो रही है। तो अगर कोई सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है तो वो गुड स्पीकर कब कहलाएगा, जब वो अपनी सेकंड लैंग्वेज कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली और अच्छी तरह बोल पाएगा। मतलब ग्रामेटिकल करेक्टनेस होगी, ये नहीं है कि ग्रामर के रूल सारे तोड़ तोड़ के बोल रहा है। ठीक है, स्पीकिंग कॉम्पिटेंस जी। Speaking involves dynamic interaction of mental, articulatory and social processes। जब आप बोलते हैं तो जी किसी तीन चीज़ों का इंट्रैक्शन होता है स्पीकिंग। वो क्या होती है, मेंटल, आर्टिकुलेटरी एंड सोशल प्रोसेसेस। मतलब कि आप अपने दिमाग, आप अपने मुंह के ऑर्गन्स या अपनी साउंड्स को इस्तेमाल करते हुए अपने सोशल प्रोसेसेस के ज़रिए बोलते हैं। आपने अपने सोशल सेटिंग्स देखनी है, उसके मुताबिक आप बोलते हैं। फिर जी आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं, वैसे तो ज़्यादातर लोग नहीं बोलते, खैर। फिर जी आप बीच में अपने मुंह के ऑर्गन्स और अपने जो साउंड है वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन तीन चीज़ों का डायनेमिक इंट्रैक्शन होता है स्पीकिंग। ठीक हो गया। इनेबलिंग स्किल्स। अच्छा जी, उनका कहना है अगर एक स्पीकिंग कॉम्पिटेंस का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह लें, क्या होता है, इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अटरेंसेस दैट आर ग्रामेटिकल एक्यूरेट। कि आप वो जुमले बोलें जो कि ग्रामेटिकली एक्यूरेट हों। ताहम उनका कहना है कि खाली एक्यूरेसी नहीं सफिशिएंट होती, कि मतलब आप कहें कि आप ग्रामेटिकली करेक्ट जुमले बोल रहे हैं तो आपको जी बोलने में महारत हो गई है, आप स्पीकिंग कॉम्पिटेंस रखते हैं या आप स्पीकिंग स्किल रखते हैं, नहीं जी।
आपको साथ साथ अपने माहौल के मुताबिक भी बोलना है. सो व्हाट इज़ सेड शुड नॉट ओनली बी क्लियर्ड but should be appropriate to the context and acceptable to their listener. आपको ना सिर्फ ग्रामेटिकल करेक्टनेस चाहिए अपने जुमलों में, आपको अपने सोशल सेटिंग्स के मुताबिक भी और अपने जो है ऑडियंस के मुताबिक भी बोलना है. ठीक है, तभी आपको एक गुड स्पीकर बोला जाएगा, या आपको कहा जाएगा कि ये स्किल रखता है. अच्छा जी, अब हम वो सारी स्किल्स पढ़ेंगे जो कि एक L2 लर्नर को सिखाई जाती हैं टू बिकम अ गुड स्पीकर. ठीक है, तो सबसे पहले आ जाए जी प्रोनाउंसिएशन स्किल में. प्रोनाउंसिएशन स्किल में क्या होता है, उनका कहना है द आर्टिकुलेटरी एंड फोनोलॉजिकल स्किल्स enable speakers to produce sounds at the segmental and suprasegmental levels. इसमें क्या होता है कि आप जो स्पीकर होता है वो सेगमेंटल और सुप्रासेगमेंटल लेवल पर अपने जो साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस करना सीखता है, उसे ये प्रैक्टिस करवाई जाती है. ठीक है, तो सेगमेंटल लेवल क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप छोटी छोटी साउंड्स को प्रोनाउंस करना सीखते हैं, छोटी छोटी अलग साउंड्स को, जैसे कि A B C D ये अलग साउंड्स हैं. तो डिस्क्रीट साउंड्स को प्रोनाउंस करना वो कौन सा लेवल होता है, एट द सेगमेंटल लेवल. सुप्रा सेगमेंटल लेवल पे आप उन जो है डिस्क्रीट साउंड्स को मिला के जोड़ के पढ़ना सीखते हैं. The suprasegmental level concern overall sound patterns of utterances or part of an utterance. पूरा जुमला आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एक वर्ड आप कैसे छोटी छोटी जो है साउंड्स को मिला के कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये इस लेवल पे आता है सुप्रासेगमेंटल पे. ठीक है, अब जी इसमें और भी आती हैं चीज़ें, जैसे कि आप स्ट्रेस किस चीज़ पे ज़्यादा डालेंगे. जैसे एक वर्ड है ना, वो पहले भी आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड होता है जिसमें स्ट्रेस जिस साउंड पे ज़्यादा आ रही होती है वो जी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है प्रोनाउंसिएशन में. तो जी इसमें अब ये चीज़ें भी आती हैं सुप्रासेगमेंटल लेवल पे कि स्ट्रेस आप किस चीज़ पे डाल रहे हैं, टोन आपकी क्या है. ठीक है, सेगमेंटल लेवल क्या है, अलग अलग साउंड्स को आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे. सुप्रासेगमेंटल क्या है, उन अलग अलग साउंड्स को मिला के आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे. ठीक है, ये जी प्रोनाउंसिएशन स्किल में आती हैं. स्पीच फंक्शन स्किल्स. अच्छा जी, अब इसमें क्या क्या आती हैं, देयर आर बेसिक लैंग्वेज फंक्शंस दैट लर्नर नीड टू शो. कि जी आप अपनी लैंग्वेज के ज़रिए कुछ फंक्शंस अदा करते हैं और इस एबिलिटी को आपको शो करना चाहिए. एक गुड स्पीकर को ये शो करना चाहिए या स्किल होनी चाहिए. इसमें वो क्या होता है, इन्फॉर्म, एक्सेप्ट, डिक्लाइन, रिक्वेस्ट, एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब, ये सारी ऐसे स्किल्स होती हैं स्पीकिंग स्किल्स जिन्हें स्पीच फंक्शन स्किल्स कहा जाता है. मतलब आप अपनी लैंग्वेज के ज़रिए एक फ़ंक्शन अदा कर रहे हैं. ठीक है, उनका कहना है कि यंग लर्नर्स, अगर हम कंपेयर करें ना यंग लर्नर्स को अडल्ट लर्नर्स से, तो जी अडल्ट लर्नर्स को ना कुछ ज़्यादा है जो है वो स्पीच फंक्शंस सिखाए जाते हैं या उनसे करवाए जाते हैं. उसमें जी निगोशिएशन आ जाती है, एडवाइस आ जाता है और आर्ग्यू आ जाता है कि आपने किसी को करना है तो फिर कैसे करना है. ठीक है, फिर जी आ जाए इंटरेक्शन मैनेजमेंट स्किल्स. इंटरेक्शन मैनेजमेंट स्किल्स में क्या आता है कि कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस, कुछ ऐसे इंटरेक्शन होते हैं जिसको आपने कैसे मैनेज करना है, या आपने अपना कन्वर्सेशन को कैसे फ़्लो में रखना है, कैसे उसे एक रवानगी में रखना है, क्या कह लें इसे, मतलब करते जाना है कन्वर्सेशन को. ये आता है इंटरेक्शन को मैनेज करना, ये भी एक स्किल होता है. तो इसमें जी जो जैसे बच्चों को वो सिखाते हैं ना, लर्न हाउ टू इनिशिएट एंड सस्टेन फेस टू फेस इंटरेक्शन, कैसे किसी कन्वर्सेशन को शुरू करना है, कैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन करना है. ये सारी ऐसे स्किल्स हैं जो कि L2 लर्नर्स को भी सिखाई जाती हैं गुड स्पीकिंग स्किल के कोर्स में. ठीक है, इसके अलावा जी क्या और होती हैं इसमें, टेकिंग टर्न्स. आपने कैसे अपनी कन्वर्सेशन में टर्न्स लेने हैं, क्या उसके उसूल व ज़वाबित होते हैं, आपने अपनी कन्वर्सेशन को टर्न कैसे करना है, ये भी होता है. गिविंग टर्न्स, आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, चेंजिंग टॉपिक्स एंड क्लोजिंग इन
इंटरेक्शन, ये सारी ऐसी स्किल होती हैं जो कि आपके मैनेजमेंट, इंटरेक्शन मैनेजमेंट स्किल्स में आती हैं। डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जी, अब जी आप खाली हमेशा दो तरफ से कन्वर्सेशन नहीं चल रही होती, कभी आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, कभी आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, कभी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं प्रोसीजर्स, कभी आप कोई स्टोरी नरेट करके सुना रहे होते हैं। तो जी ऐसे मामलों में जो ये होता है वो क्या स्किल्स आती हैं, डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आती हैं। क्या आपने अपने जो डिस्कोर्स है कैसे ऑर्गेनाइज करके अपनी ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचानी है। आप पहले ही जुमले में तो नहीं ना सारी बात बोल देंगे प्रेजेंटेशन में, जाहिर सी बात है आप एक स्टेज वाइज चल के अपनी ऑडियंस को बताएंगे कि ये ऐसे है, ठीक है। तो ये डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में ये चीज़ें आती हैं और ये भी गुड स्पीकिंग जो है स्किल्स में शामिल हैं कि गुड स्पीकर को ये स्किल भी आनी चाहिए और L2 स्पीकर को ये भी सिखाई जाती है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, सारा चक्कर ही इस चीज़ का है कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज आनी चाहिए बस। मुझे तो यही समझ आता है, और तो बकाया स्ट्रेटजीज मुझे और तो बकाया स्किल्स मेरी समझ से बाहर है। ये जो है ये हेडिंग ये सब कुछ कवर कर लेती है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज आ गई, बस ख़त्म है इस बात, इसके बाद जो मर्ज़ी आप सीखते रहो। अच्छा जी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज आर स्पेशल टेक्निक्स दैट लर्नर्स नीड टू एम्प्लॉय ड्यूरिंग ओरल कम्युनिकेशन। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद ये जो फ्लोरेस है उसने जी हाईलाइट कर दिया है या सम अप कर दिया है उन सारे स्किल्स को जो कि स्पीकिंग के लिए, गुड स्पीकिंग के लिए हमें चाहिए। तो जी ये आप वैसे तो ऊपर वाली सारी जो स्किल्स हैं वही उसने सम अप करके लिख दी हैं, या आपने एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है। आगे आ जाएं जी, रीडिंग पे आ जाएं। रीडिंग जी हमें पता है रीडिंग क्या होती है, ये भी एक स्किल है लैंग्वेज की। अच्छा जी, अब क्लासरूम में क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं टू बिकम अ स्किल्ड रीडर। सबसे पहले जी 2 टेक्निक्स हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप मॉडल्स जी। सबसे पहले जी MCQs देख लें। रीडिंग कैन बी रिगार्डेड एज अ प्रोसेस वेयर द सेंट्रलिटी ऑफ मीनिंग इज़ ऑलमोस्ट एक्सियोमेटिक। उनका कहना है कि रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मीनिंग को बहुत सेंट्रलिटी हासिल है, कि मीनिंग का जो है ना उसे आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते वाइल ड्यूरिंग रीडिंग। मतलब आप रीड कर रहे हैं और आपको मीनिंग नहीं समझ आ रहा, तो जी ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है। तो जो सेंटर हासिल है ना रीडिंग में वो है मीनिंग को। अच्छा जी, टॉप डाउन और बॉटम अप टेक्निक होती क्या है, मॉडल होता क्या है। टॉप डाउन अप्रोच वेयर द मीनिंग ड्राइवन और रीडर ड्राइवन नेचर इज एक्सप्लिसिट। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊंगी, इधर उन्होंने इतना कुछ बताया नहीं हुआ। टॉप डाउन टेक्निक में क्या होता है, आप एक पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं और आप उसको एज अ होल उसका मीनिंग लेते हैं, ठीक है। कि मतलब जैसे एक होता है ना मेन आइडिया, वो आप डिस्कवर करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में वो स्किल होती है इसमें कि मतलब आपने एक टॉप से चीज़ शुरू की है, पहले आप सबसे ऊपर हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता करते नीचे आए हैं। बॉटम अप होती है कि नीचे से आपने ऊपर जाना है। टॉप डाउन ऊपर से नीचे आना है, बॉटम अप नीचे से ऊपर जाना है। अच्छा, टॉप डाउन में अब क्या है कि आपने एज अ होल पूरे पैराग्राफ का या पूरा जो है जुमले का मीनिंग लिया, ठीक है। बॉटम अप में आप क्या है, आप नीचे से शुरू करते हैं। आप हर एक चीज़ को, हर एक आपके सेंटेंस के एलिमेंट को अलग अलग करके इंटरप्रेट करते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं, फिर जाके आप कहीं उसका एज अ होल मीनिंग समझते हैं। एज अ पूरा जुमला उसका क्या मीनिंग बन रहा है वो आप करते हैं, ठीक है। तो ये 2 टेक्निक्स है रीडिंग में, ये बकाया जी MCQs हैं। इंटरैक्टिव मॉडल जी, अच्छा ये जो भी था ना एज अ गुड मैन, ये जी टॉप डाउन के हक में था कि जी बच्चों को टॉप डाउन टेक्निक्स सिखाई जाए रीडिंग में। जबकि इंटरैक्टिव मॉडल में ये जो स्टैनोविच वटएवर जो भी था, ये कहता था कि टॉप डाउन टेक्निक अच्छी है, ठीक है। दोनों टेक्निक्स बच्चों को सिखानी चाहिए। दोनों टेक्निक बच्चों की रीडिंग की स्किल्स को बढ़ाने के लिए कारआमद हैं, बट ये कि बॉटम अप टेक्निक भी सिखानी चाहिए, ठीक है।
कि मतलब उनका उसका ये मानना था कि टॉप डाउन तो वो कर सकता है ना जो बहुत ही कोई स्किल्ड रीडर हो के, हाँ भाई उसने पढ़ के एकदम से मेन आइडिया निकाल लिया है, उसे वर्ड रिकग्निशन है, उसे सारा मतलब बहुत ही वो फ्लुएंट है मीनिंग निकालने में उस लैंग्वेज में। पर जो रीडर इतना फ्लुएंट नहीं है, जिसे इतने वर्ड्स रिकग्निशन नहीं है अभी तक, उसके लिए बॉटम अप टेक्निक अच्छी है कि वो हर एक चीज़ को पहले इंटरप्रेट करे, फिर उसका एज अ होल मीनिंग ले। ठीक है, तो जी दोनों टेक्निक्स करामत है। बहरहाल ये जो इंटरेक्टिव मॉडल है ये जी बॉटम अप टेक्निक की तरफ है के हक में है। ठीक है, टीचिंग रीडिंग इन द क्लासरूम जी उनका क्या सिंपल कहना है कि टीचर को चाहिए कि स्ट्रेटजीज सिखाए बच्चों को हाउ टू बिकम अ गुड रीडर। ठीक है, राइटिंग पे आ जाए जी। राइटिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसेटेड एंड पर्पसफुल एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हमें पता है राइटिंग क्या होता है। ठीक है, ये MCQs है। अच्छा जी, अब उनका कहना है कि ये जो राइटिंग सिखाने का या राइटिंग को एज अ स्किल कहने का जो व्यू है ये क्या करता है। दिस व्यू ट्रीट्स राइटिंग एज अ प्रोफेशन, अ क्वालिफिकेशन टू बी अटेन्ड विद डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क रादर देन एन इनएट एबिलिटी और सबकॉन्शियस हैबिट। उनका कहना है कि ये जो राइटिंग है ये एक प्रोफेशन है, ये एक स्किल है, एक हुनर है। ये कोई आपके अंदर से पदाए आप पैदा नहीं हुए इस चीज़ को लेके, ये ना आप स्किल है जो आपको खुद डेवलप करनी पड़ती है अपने पैशन के साथ। उनका कहना है इवन कि अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी राइटिंग कर रहे हैं ना, उसके लिए भी आपको स्किल चाहिए। आप ऐसे राइटिंग करेंगे जैसे आप अपने सेकंड लैंग्वेज में कर रहे हैं, आप ऐसे सीखेंगे। इवन इन वंस नेटिव लैंग्वेज लर्निंग टू राइट इज़ समथिंग लाइक लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी सीख रहे हैं ना लिखना, तो ऐसे सीखेंगे जैसे कोई दूसरी लैंग्वेज से आप सीख रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज का बंदा है जो कि राइटिंग सीख रहा है उसमें। ऐसा होता है राइटिंग का सिस्टम। नो वन इज़ बॉर्न विद राइटिंग प्रोफिशिएंसी MCQs। अच्छा जी, राइटिंग कॉम्पिटेंस जी क्या है राइटिंग कॉम्पिटेंस। राइटिंग कॉम्पिटेंस इज़ composing an effective piece of written work to fulfill a specific purpose। जी आप एक ऐसा कुछ लिखें जिसका कोई मकसद हो, जो इफ़ेक्टिव हो, जो दिलों पे असर करे। जी राइटिंग कॉम्पिटेंस में आता है वो सब कुछ। ठीक है, राइटिंग कॉम्पिटेंस आर स्कोर्ड एज फॉलोज। क्या है जी, 3 स्कोर्स पे वो होता है राइटिंग कॉम्पिटेंस। एक होता है बेसिक, एक प्रोफिशिएंट और एक एडवांस्ड। बेसिक में क्या होता है कि जी आपको पार्शियल मास्टरी हासिल है, मतलब जो टॉपिक दिया गया है उसको आप इतना कोई सही से हैंडल नहीं कर पा रहे राइटिंग में, आपको बस थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है राइटिंग का, लिखने का। ठीक है, डिनोट्स पार्शियल मास्टरी ऑफ प्री रिक्विजिट नॉलेज एंड स्किल्स दैट आर फंडामेंटल फॉर प्रोफिशिएंट वर्क एट अ गिवन ग्रेड। एक जो आपका ग्रेड है उसके मुताबिक आप प्रोफिशिएंट नहीं हैं, आपको बस थोड़ी सी बेसिक सी मालूमात है राइटिंग की। एक है प्रोफिशिएंट कि आपको गिवन ग्रेड में आप प्रोफिशिएंट हैं, आपको उस चीज़ में महारत हासिल है। मतलब जैसे कि बिज़नेस कम्युनिकेशन में आपको प्रपोजल राइटिंग में आपको महारत हासिल है, जो आप उसको, तो जब आपको महारत हासिल होती है अपने गिवन सब्जेक्ट में तो जी आप प्रोफिशिएंट कहलाते हैं। एक होता है एडवांस्ड। एडवांस रिप्रेजेंट सुपीरियर परफॉर्मेंस। जी बस ख़त्म है ये एडवांस। ठीक है, तो जी ये 3 स्टेजेस होती हैं राइटिंग कॉम्पिटेंस की। पेडागोजिकल प्रिंसिपल ऑफ सोशियो कॉग्निटिव अप्रोच टू एकेडमिक राइटिंग। जी सोशियो कॉग्निटिव वालों ने अप्रोच दी एकेडमिक राइटिंग के हवाले से, कुछ प्रिंसिपल दिए जो कि जब आप सिखाने लगते हैं बच्चों को राइटिंग तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स को टीचर को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले जी टीचर को सिखाना चाहिए, टीचर को बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए द पर्पस ऑफ राइटिंग टू द स्टूडेंट्स, कि जी आप लिख रहे हैं, आप ये चीज़ सीख रहे हैं लिखने की टेक्निक, तो आप क्यों सीख रहे हैं, क्या पर्पस है आपका, राइटिंग क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आती हैं पर्पस में। फिर जी आपको क्या करना है, राइटिंग लेसन्स वुड एड्रेस द नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच टू राइटिंग। जब आप बच्चों को
लिखवा रहे हैं कुछ, आप डेली बेसिस पे उनको लेसन्स दे रहे हैं, राइटिंग लेसन्स, तो जी आपके वो राइटिंग लेसन्स ना एक ही स्टेज पे नहीं होने चाहिए। मतलब आप दिन ब दिन ना राइटिंग के जो स्टेजेस हैं वो बढ़ाएं। एक पहले दिन उन्हें बच्चों जैसी राइटिंग करना सिखाएं, फिर दूसरे दिन उन्हें उसका स्टेज बढ़ा दें। तो आपके राइटिंग लेसन्स जो होने चाहिए वो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच पे होने चाहिए। क्या वो बच्चे को जो नॉलेज है ना राइटिंग की, वो उसके लेसन्स के ज़रिए हर रोज़ इंक्रीज़ हो। ठीक है। सी पे क्या आता है, सेकेंड लैंग्वेज राइटर्स राइटिंग परफॉर्मेंस कैन बी इन्हेंस्ड बाय अंडरस्टैंडिंग कोहेरेंस इन अ ब्रॉडर सेंस। उनका कहना है कि तीसरा प्रिंसिपल है, तीसरा या ना, हाँ जी, तीसरा प्रिंसिपल है कि जब आप सेकेंड लैंग्वेज राइटर्स को सिखाते हैं राइटिंग, तो जी उनकी जो परफॉर्मेंस या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो कोहेरेंस को समझाने से या कोहेरेंस का कॉन्सेप्ट उन्हें देने से बहुत अच्छी तरह बढ़ सकती है वो स्किल राइटिंग की। ठीक है। कोहेरेंस क्या होता है, एज अ होल पूरे पैराग्राफ को या पूरे जो है सेंटेंस का एज अ होल मीनिंग लेना। ठीक है। या जो पूरे जो पैराग्राफ है उसकी एक सिस्टमेटिक जो सेटिंग्स होती हैं वो आती है कोहेरेंस में। मतलब ये नहीं जब कोई सेंटेंस कहाँ पे है, कोई सेंटेंस कहाँ है, एक बिल तरतीब पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है और एक पूरा वो मीनिंग दे रहा है, उसका एक मेन आइडिया है जो आपको उस पैराग्राफ से मिल रहा है। ठीक है। डी में आ जाए जी, आपको ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि राइटिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। के मतलब ये नहीं है कि आपको सारे थ्योरी दे दी है टीचर ने या आपको सब कुछ सिखा दिया है तो आप एक राइटर बन गए हैं, नहीं। उनका कहना है टीच स्टूडेंट्स दैट राइटिंग इज़ अ नॉन लीनियर प्रोसेस। ये एक सीधा प्रोसेस नहीं है, एक सीधा रास्ता नहीं है। इन्वॉल्विंग मैनी स्टेजेस, इसमें बहुत स्टेजेस आती हैं। नॉट लिमिटेड टू कंसेप्चुअलाइजिंग, फॉर्मुलेटिंग, रीडिंग एंड रिवाइजिंग। खाली आपने ये चीज़ें सीख ली तो आपको राइटिंग नहीं आ गई है, एक नॉन लीनियर प्रोसेस है। ठीक है। टॉपिक नंबर 16 पे आ जी, अप्रोचेस, मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस। अच्छा जी, अप्रोच क्या होता है, आपने इसका एक जो है सीधी बात अपने दिमाग में रख लेनी है। अप्रोच क्या है, थ्योरी है, सिंपल। It refers to theories about the nature of language and language learning and teaching that serves as the source of principles, methods, and practices in LT, learning, teaching, language teaching. Sorry, it is the level in which a whole theory and its belief are reflected regarding a language and its learning. आप वैसे जो है एग्जाम्पल के थ्रू इसका ज़्यादा अच्छा पता लगेगा। बहरहाल अप्रोच क्या होता है, थ्योरी होती है। कोई भी इतने जो साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने थ्योरी दी है कि ये लैंग्वेज ऐसे सीख सकते हैं, ये लैंग्वेज ऐसे भी सीख सकते हैं, लैंग्वेज ऐसे भी सीख सकते हैं, मुझे लगता है ये ऐसे भी सीख सकते हैं। हर एक किसी ने अपने आके थ्योरी दे दी है, तो वो थ्योरीज़ क्या हैं, वो अप्रोच है। ठीक है। मेथड क्या है, उस थ्योरी के एक जो प्रोसीजर है, जो एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, वो जी मेथड में आता है। ठीक है। प्रैक्टिस क्या है, उस मेथड को जिस तरह उस मेथड को प्रैक्टिस करवाने के लिए जो कि स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जाती हैं, जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं बच्चों को, वो जी प्रैक्टिस में आती हैं। अब एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगी, एग्ज़ाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। एक बच्चा है आपके पास, उसने कहा कि मैंने ये इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। आपने थ्योरीज़ का डरबा उठाया, वो पुराना एक फ़ाइल बनी थी थ्योरीज़ की, आपने वो खोली। अब किसी ने कहा कि इसको ग्रामर सिखाओ तो इसको थ्योरी आ जाएगी, इसको वो लैंग्वेज आ जाएगी। किसी ने कहा इसको डायरेक्ट सेकेंड लैंग्वेज के बोलना सिखाओ तो इसे लैंग्वेज आ जाएगी। किसी ने कहा कि नहीं, इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सिखाए जाएँ तो इसको आ जाएगी। किसी ने कहा ऑडियो लिंगुअल मेथड पे चले जाओ जी, और इसको सुनाओ दूसरी लैंग्वेज तो इसको लैंग्वेज आ जाएगी। ये सारी थ्योरीज़ हैं कि ऐसे इंसान सीख सकता है।
आपने क्या कहा, आपने कहा कि किसी ने कहा कि इसको इसकी ही लैंग्वेज में, इसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज में, अगर इसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज के ज़रिए इसको इसकी सेकंड लैंग्वेज सिखाओगे तो इसको आ जाएगी। आपने कहा मैं ये थ्योरी फॉलो करूँगा, ठीक है, आपने वो थ्योरी का उठा ली। फिर जी आगे आ जाए जी मेथड। उस थ्योरी के नीचे जी वो मेथड लिखा हुआ है जिसके ज़रिए आप उस बच्चे को सेकंड लैंग्वेज सिखाएंगे। आप पहले दिन ही तो नहीं ना उसे क्या कहते हैं, पूरे पूरे सेंटेंस देने बैठ जाएंगे कि इसकी ये ट्रांसलेशन करो। जाहिर सी बात है, एक स्टेज होती है, एक सिस्टम होता है। आप कहेंगे कि मैं इसको पहले वर्ड्स मीनिंग सिखाऊंगा, मैं फिर इसको बाद में पूरे पैराग्राफ की रीडिंग करवाऊंगा, साथ साथ ट्रांसलेशन बताऊंगा, मैं फिर क्या करूंगा, मैं इसको टेंसेस सारे सिखाऊंगा। ये सारे आपके मेथड हैं सेकंड लैंग्वेज को, सारे प्रोसीजर्स हैं आपके, जिसके ज़रिए आप उस बच्चे को सेकंड लैंग्वेज सिखाएंगे। फिर जी वही जो आप ये सिखाना है, सेकंड लैंग्वेज सिखानी है ना बच्चे को, और उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हुए सिखाना है, तो आप इन्हीं चीज़ों को क्या करेंगे, आप एक्टिविटीज़ बना लेंगे, ये प्रैक्टिसेस बना लेंगे उनकी। मतलब जैसे कि आपने वर्ड्स मीनिंग सिखाने हैं, उसे की आप एक एक्टिविटी बना लेंगे अपनी क्लास में कि जी एक ये जो क्या कहते हैं, एक बच्चा वर्ड बोले, दूसरा बच्चा उसका मीनिंग बताए, एक बच्चा वर्ड बोले, दूसरा बच्चा उसका मीनिंग बताए। कुछ इस तरह का आप एक्टिविटी जो भी बना लेते हैं जिसके ज़रिए आप उस बच्चे को उसकी सेकंड लैंग्वेज सिखाएंगे, वो जी क्या आता है, प्रैक्टिसेस में आती हैं चीज़ें। अप्रोच क्या है, थ्योरी है। मेथड क्या है, उस थ्योरी के जो आगे से किस तरह वो थ्योरी अप्लाई करनी है बच्चों पे, उसके मेथड, उसके प्रोसीजर्स हैं मेथड, ठीक है। मेथड का आगे से किस तरह वो जो क्या कहते हैं, बच्चों को मेथड किस तरह, क्या कहूँ अब मैं, किस तरह बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है, क्या एक्टिविटीज़ करवानी है, वो प्रैक्टिसेस में आ जाती हैं। जो भी स्ट्रैटेजीज़ आप बनाएंगे जिसके ज़रिए आप बच्चों को सिखाएंगे, वो जी प्रैक्टिसेस में आती हैं। प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स आर द स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ दैट वी यूज़ इन द क्लासरूम, ठीक है। ये है सिस्टम। होप सो आपको ये 3 जो है कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। जो ये हाईलाइट किया है ये आपने पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। वही जो मैंने आपको समझा दिया है उसी को तोड़ मोड़ करके लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना बेहतर है, ठीक हो गया। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे आ जाएं जी। अब जी जो इतना उन्होंने अप्रोचेस, मेथड और प्रैक्टिसेस की आपको डेफिनेशन दी है, तो जी बहुत सारे लोगों ने ना कुछ मेथड्स बना लिए कि जी इस तरीके से हम स्टूडेंट्स को सेकंड लैंग्वेज सिखा सकते हैं। तो जी सबसे पहला मेथड आता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। उनका कहना है कि हर एक अप्रोच और हर एक मेथड की ना अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेस है, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपने थ्रेट्स हैं। इसको मिला के SWOT उन्होंने कह दिया है। ये जी एक MCQs के तौर पर आप देख लें। गोल्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसका सिंपल पहले मैं आपको अपने अल्फाज में बता देती हूँ, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है क्या। ये जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स में जिस तरह हमें इंग्लिश सिखाई जाती है ना, ये बिल्कुल ये वही है। हमें क्या किया जाता है, हमें स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं, हमें रूल सिखाए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, हमें ग्रामर सिखाई जाती है। हमें वो टीचर देती हैं ना पूरे पूरे जुमले, वो पहले तो वो टेंस हमें सिखाया जाता है, उसका पूरा रूल हमें बताया जाता है कि ये जी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, यहाँ पे एस लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद वो हमें क्या करती है, हमारे अपनी ज़ुबान में हमें उर्दू के जुमले देती है और हमें कहती है कि हम जी घर से करके लाएं इसकी ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जी ग्रामर को सिखाना, रूल्स को सिखाना, लैंग्वेज को सिखाना थ्रू स्ट्रक्चर्स किस में आता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आता है, ठीक है। अच्छा जी, क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के 2 गोल्स। एक तो ये गोल है कि जी जो बच्चा है उसके अंदर ये एबिलिटी पैदा की जाए कि वो अपनी जो सेकंड लैंग्वेज है या जो टारगेट उसकी लैंग्वेज है वो उसकी लिटरेचर तक रीड कर सके। लिटरेचर से मुराद है मतलब वो जो पोइट्री शोइट्री और इतना कोई वो हैवी किस्म की जो होती हैं ना स्टोरीज़ या लिटरेचर या हिस्ट्री व्हाटएवर जो भी लिटरेचर में चीज़ें आती हैं,
वो जी रीड कर सके, और ये कि उसका जो एक जो जनरल मेंटल डिसिप्लिन है वो डेवलप हो सके, मतलब कि उसके दिमाग की ऐसे वो ट्रेनिंग कर सकें कि वो सेकेंड लैंग्वेज जो है उसे आराम से पढ़ सके, उसे समझ सके। ठीक है, इसके अलावा जी MCQs है। दिस मेथड फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग एंड हैज़ डेवलप्ड टेक्निक्स विच फैसिलिटेट मोर और लेस द लर्निंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ओनली। ये जो मेथड है ये ज़्यादातर किस पे फोकस करता है? रीडिंग एंड राइटिंग पे। जाहिर सी बात है, आपको भी पता है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में हमें इंग्लिश बोलना या कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सिखाई जाती, ऐसा ही है ना। तो ये क्या है? ये वही सिस्टम है जो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में चलता है। तो आपने उसको दिमाग में रख के इसको पढ़ना है, आसानी हो जाएगी। तो हमारे वहाँ पे क्या फ़ोकस किया जाता है? रीडिंग और राइटिंग पे ही फोकस किया जाता है। तो ये मेथड भी इसी पे फोकस करता है। स्ट्रेंथ क्या है इस मेथड की? फॉर्मिंग गुड एकेडमिक नॉलेज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। जी आपको जो अपने जो टारगेट लैंग्वेज है, यानी कि जो आप सीख रहे हैं, उसकी एकेडमिक नॉलेज का बेतहाशा डाटा दे देते हैं। मतलब कि क्या रूल है, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कितने रूल हैं, कैसे जुमले बनाने हैं, क्या यहाँ पे कौन सी ग्रामर लगेगी, आपको बेतहाशा इस पर दे दिया जाता है। अकेडमिक नॉलेज दे दी जाती है। ट्रेनिंग ग्रामर एक्यूरेसी, आपकी ग्रामर को सही करने की ट्रेनिंग दी जाती है इसमें। मतलब आपको ग्रामर ही तो सिखाई जाती है और सिखाया गया जाता है इसमें। डेवलपिंग स्टूडेंट्स मेमोरी, जी आप को रट्टे लगवाए जाते हैं, आपके दिमाग में बिठाया जाता है कौन सा रूल कहाँ लगना है, कहाँ पे एस लगना है, कहाँ पे ING लगना है, कहाँ पे बीन आना है, कहाँ पे क्या लगना है। आपको बस दिमाग ख़राब करते हैं। वीकनेसेस ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन, ये जी आपने सारा पढ़ना है, पर बीच में से कुछ ऐसे हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या क्या वीकनेसेस हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स की। सबसे पहले जी, ग्रामर रूल्स आर लर्नड डिडक्टिवली। आपको ग्रामर सिखाई जाती है, उसके रूल्स सिखाए जाते हैं किस तरह? डिडक्टिवली, मतलब टीचर जो है आपके सामने पहले आपको सारे जो आपका रूल है ना, जो आपको सिखाने जा रही है, उसकी पहले डेफिनेशन, उसका सब कुछ खोल खाल के रख देती है आपके सामने। उसके बाद जाके आपको उसकी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं कि जी इसकी ट्रांसलेशन करनी है आपने। तो ये होता है, ये मेथड होता है डिडक्टिवली। आप कोई कोशिश नहीं कर रहे कि ये रूल कैसे है, ये रूल कैसे है। टीचर आपको खुद बता रही है कि ये रूल ऐसे है, तो आपने बस इसको इंस्ट्रक्शंस को लेना है और जी ये ट्रांसलेशन ऐसे करनी है। ठीक है। फिर जी सेकंड में क्या है? स्टूडेंट्स लर्न ग्रामर रूल्स बाय रॉट। जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामर रूल्स सीखते हैं रट्टे लगा के। एक्सरसाइज तो जितनी हो गई सो हो गई। उसके अलावा पहले जब आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, आप वो रट्टे ही लगाते हैं कि जी यहाँ पे एस लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे हैं, इसमें एस लगेगा, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, कम होंगे तो क्या होगा। तो जी ये सारा रट्टा ही है ना जो आप स्ट्रक्चर्स का या रूल्स का कर रहे हैं। फिर जी एज अ रिजल्ट स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर ओवरलुक। जाहिर सी बात है, आप जब रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस रखेंगे तो आप लिसनिंग और स्पीकिंग जो आपकी स्किल है उसको आप इग्नोर करेंगे और इस मेथड में यही किया जाता है। वेरी ऑफन अटेंशन इज़ प्लेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन। आपकी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस नहीं किया जाता, ना टीचर को पता होता है ना आपको पता होता है, बस रीडिंग राइटिंग में और रट्टे लगाने में लगे होते हैं। देयर इज़ यूजुअली नो प्रैक्टिस इन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़। आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं सिखाई जाती, ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। तो ये जी वीकनेसेस हैं इस मेथड की। ठीक है। द डायरेक्ट मेथड, अनदर मेथड पे आ जाएं जी। इसमें क्या होता है कि which more stress the ability to use rather than to analyze language as the goal of language instruction। इसमें क्या होता है कि आपको लैंग्वेज को यूज़ करना सिखाया जाता है। ठीक है। ऊपर वाले में क्या था कि आपने हर एक स्ट्रक्चर को याद करना है, उसके बाद आपने उसे एनालाइज करना है, मतलब अपने दिमाग में बिठाना है और फिर जुमले बनाने हैं। आपको ग्रामर सिखाई जाती थी, इसमें आपको डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ सिखाया जाता है। ठीक है। सिंपल वे में अगर मैं बताऊं, डायरेक्ट मेथड से आप उसके नाम से याद रख लें कि डायरेक्ट मेथड ये है कि आपको सीधा धक्का दे देना अगलों ने, आपकी लैंग्वेज है ना, अपनी आपकी टारगेट लैंग्वेज में सीधा धक्का दे देना कि खुद ही उड़ना सीख जाएगा ये। तो आपको डायरेक्टली आपकी टारगेट लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, आपको
आप अपनी मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऊपर वाले में तो मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं, आपको उर्दू में जुमले दिए जाते हैं, आपने इंग्लिश में करना होता है। इसमें आपकी मदर टंग का जो है दाखला बिल्कुल बंद है। आपने जो भी करना है अपनी सेकंड लैंग्वेज में करना है, आपको सिखाना है, टीचर ने तो सेकंड लैंग्वेज में सिखाना है, आपने किसी चीज़ का मीनिंग देखना है तो सेकंड लैंग्वेज में देखना है, जो भी करना है आपने अपनी टारगेट लैंग्वेज में ही करना है। डायरेक्ट आपने अपनी टारगेट लैंग्वेज में छलांग मार देनी है। तो जी डायरेक्ट मेथड में ये होता है, ठीक है। सो DMT बिलीव्स इन नो ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेशन नहीं करवाई जाती। कॉन्सेप्ट्स आर टू बी टॉट बाय मीन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट, इसमें जी आपको कॉन्सेप्ट्स आपके सामने या तो वो चीज़ रख दी जाती है कि जी इसको ये कहते हैं आपकी टारगेट लैंग्वेज में, या कॉन्टेक्स्ट आपको दे दिया जाता है कि ये जी ये इस चीज़ का सियाक़ो सबाक़ है, वो भी इंग्लिश में ही दिया जाता है, ठीक है। ये इस चीज़ का, जैसे कुर्सी है ना, कुर्सी कहाँ पे पड़ी होती है, ज़ाहिर सी बात है घर में पड़ी होती है, तो उसका ना कॉन्टेक्स्ट वगैरह आपको दे देंगे कि ये यहाँ पे ऐसे होती है, उसके ज़रिए आपको कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं। ऑरल ट्रेनिंग हेल्प्स इन रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग सिमिल्टेनियसली, इसमें जी आपको ऑरल ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब आपने बोलना है, आपने रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग एक साथ करनी है। ग्रामर इज़ टू बी टॉट इनडायरेक्टली, आपको इनडायरेक्टली ग्रामर सिखाई जाती है। टीचर आपके सामने ग्रामेटिकल जुमले बोलती है, आपने उसे ऑब्ज़र्व करना होता है और टीचर आपको करवाती है ऑब्ज़र्व। हु वेज टू अचीव ऑल दिस इंक्लूड द फॉलोइंग, ये सारी चीज़ें आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के ज़रिए करवाई जाती हैं। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं डिक्टेशन के ज़रिए, रीडिंग अलाउड, सेल्फ करेक्शन, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, पैराग्राफ राइटिंग, ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके ज़रिए आपको आपकी टारगेट लैंग्वेज डायरेक्टली सिखाई जाती है डायरेक्ट टीचिंग मेथड में। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ डायरेक्ट मेथड, क्या स्ट्रेंथ है डायरेक्ट मेथड की? सबसे पहले तो जी वाइड यूज़ ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल, इसमें जी ऑथेंटिक मटेरियल का यूज़ करते हुए आपको आपकी लैंग्वेज सिखाई जाती है, सेकेंड लैंग्वेज सिखाई जाती है, ठीक है। ऑथेंटिक मटेरियल से मुराद है कि ये जो नॉन फिक्शन स्टोरीज़ हैं ये बिल्कुल ऐड नहीं होती, फिक्शन स्टोरीज़ ऐड होती हैं। न्यूज़पेपर राइटिंग, न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन स्किल्स, जो भी आपको जो ऑथेंटिक चीज़ है, जो ऑथेंटिक लैंग्वेज है वो आपको यूज़ करवाई जाती है इसमें। प्रेजेंटिंग लैंग्वेज आइटम्स इन डायलॉग रादर देन इन आइसोलेशन, आपको अलग अलग वर्ड पहले नहीं सिखाए जाते, आपको वो वर्ड्स जो हैं वो डायलॉग्स के अंदर डाल के सिखाए जाते हैं, आपको उनके कॉन्टेक्स्ट के साथ वो चीज़ सीखते हैं। ये ऊपर भी पढ़ आए हैं। इंट्रोड्यूसिंग नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्किल प्रेजेंटेशन, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, आप इसमें क्या करते हैं, आपको वो किस तरह सिखाते हैं, एक नेचुरल ऑर्डर के ज़रिए सिखाते हैं। पहले आप सुनते हैं अपने टीचर को, फिर आप उसको आगे से बोलते हैं, फिर आप उसको लिखते हैं, फिर आप उसको रीड करते हैं, देन आप लिखते हैं। बोथ स्पीच एंड लिसनिंग कम्प्रीहेंशंस आर टॉट, इसमें जी दोनों स्पीच और लिसनिंग कम्प्रीहेंशन दोनों को आपको सिखाई जाती हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाती है। ग्रामर पे भी जो है वो देते हैं, ज़ोर देते हैं। जाहिर सी बात है टीचर जो है वो आपके सामने बोलती है और टीचर जो है एम्फसाइज करती है कि जी ये करेक्ट ग्रामेटिकल जुमला है जो मैं बोल रही हूँ। स्टूडेंट्स आर टॉट फ्रॉम इंसेप्शन टू आस्क क्वेश्चन एज वेल एज टू आंसर देम, स्टूडेंट्स को शुरू में ही ये सिखाया जाता है कि आपने क्वेश्चन पूछने हैं और आपने आंसर भी करना है इन योर टारगेट लैंग्वेज। डोंट यूज़ योर मदर टंग। वीकनेसेस इसकी क्या हैं? ज़ाहिर सी बात है आप अपने जो है मदर टंग का इस्तेमाल बंद है इसमें। इसके अलावा जी अंडर एस्टिमेटेड रोल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है समझ आ रही है कि आपने वो भी करवा लिया है, पर नाम का ही बस करवाते हैं। रोल जो है ना उसका अंडर एस्टिमेट ही कर दिया रीडिंग और राइटिंग का। उनका कहना है कि आपने बस लिसनिंग पे रखा हुआ है, स्पीकिंग पे किया हुआ है। आप रीडिंग और राइटिंग के रोल को जो है ना वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि नहीं जी। बहरहाल ओवर स्टिमुलेटेड रोल ऑफ मैकेनिकल ड्रिलिंग वेयर मीनिंग इज़ ऑफन रेलिवेंट, जी इसमें जो है ना आपको एक चीज़ बार बार बोल के सिखाई जाती है, आपके सामने बार बार वो बोली जाती है। तो उनका कहना है आप जो है ना उसकी फर्स्ट लैंग्वेज में तो आप उसे मीनिंग दे नहीं रहे, तो उसे मीनिंग कहाँ से पता लगेगा। तो इस हवाले से ना अक्सर ही वो बच्चे
रॉट लर्निंग पे लग जाते हैं, रट्टा लगाने पे लग जाते हैं, चाहे उन्हें मीनिंग समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जी आपके जो है ना इस मेथड में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब आप मदर टंग को तो आपने बिल्कुल ही पीछे किया हुआ है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आएगी। ठीक हो गया। डायरेक्ट मेथड एंड पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, क्या है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट मेथड। उनका कहना है कि पाकिस्तान में GMT ही वाइडली यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट मेथड इज़ यूज्ड इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड सेंस। ठीक है, ये MCQs है। ऑडियो लिंगुअल मेथड पे आए जी। अब ये एक और मेथड है, ये जी पूरा जो पैराग्राफ है एक MCQs है जो कि उसकी हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। बेसिकली आपको बेसिक उसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। ऑडियो लिंगुअल मेथड, नाम से आप याद रख लें, ऑडियो लिंगुअल मेथड, आपको ऑडियो सुनाई जाती है इन योर टारगेट लैंग्वेज टू लर्न टू प्रोनाउंस, और जो भी आपने सीखना है, आपको जो भी कंटेंट दिया जाता है आपकी टारगेट लैंग्वेज में दिया जाता है और थ्रू लिसनिंग आप वो लेते हैं, मतलब आपको ऑडियो की सूरत में आपको कंटेंट दिया जाता है और उसी के ज़रिए आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सीखें। ठीक है, ऑन रिपीट आपके सामने ऑडियो चलती जाती है, मतलब इतनी भी ऑन रिपीट नहीं चलती, मिनिमम 3 बार टीचर आपके सामने चलाती है, आपको ऑब्ज़र्व करने को बोला जाता है और फिर उसको सेम प्रोनाउंसिएशन करने का बोला जाता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, मतलब आपको ऑडियो के ज़रिए लैंग्वेज सिखाना इज़ कॉल्ड ऑडियो लिंगुअल मेथड। ठीक है, लर्नर का इसमें क्या रोल होता है जी। लर्नर को एक ऑर्गेनिज़म समझा जाता है कि जिसको हम, अगर ऑर्गेनिज़म से मुराद है एक रोबोट समझ लें, एक रोबोट समझा जाता है उसे, कि उसके उस रोबोट को अगर हम परफेक्ट ट्रेनिंग देंगे ना तो वो वैसा ही परफेक्ट करेक्ट रिस्पॉन्स भी आगे से देगा। अगर आप उसे परफेक्ट ट्रेनिंग देंगे, उसे सही सिखाएंगे तो वो सही ही रिस्पॉन्स देगा। एक ऑर्गेनिज़म जैसे एक जानवर नहीं है, वो समझ लिया है इसमें आपको कि जानवरों को जिस तरह सिखाया जाता है वो उसी तरह बोलते हैं, तो ये इसमें ऐसे है। ये जो है क्या किसको फॉलो करते हैं, बिहेवियरिस्ट लर्निंग थ्योरी को फॉलो करता है ये मेथड। बिहेवियरिस्ट पता है ना, शुरू से साइकोलॉजी में PSY 101 में पढ़ते आ रहे हैं, उनका क्या था मौक़िफ़। ठीक है, तो ये उसको फॉलो करते हैं, तो उसको उस थ्योरी को फॉलो करते हुए लर्नर का इसमें रोल है रिएक्टिव रोल। लर्नर प्ले आ रिएक्टिव रोल। उनका कहना है कि एक स्टिमुलस ऑडियो की शक्ल में आप अपने स्टूडेंट को देंगे, उसके रिएक्शन में वो फिर लैंग्वेज बोलेगा, वैसे ही परफेक्ट, जैसी परफेक्ट आप उसे लैंग्वेज सिखाएंगे, उसे ऑडियो देंगे। तो इसमें लर्नर का क्या रोल है, रिएक्टिव रोल है। इसके अलावा जी इसमें क्या होता है, लर्नर को कहा जाता है कि आपने इंटरेक्शन नहीं करना, आपने बस सुनना है, आपने इनिशिएट नहीं करना इंटरेक्शन। ठीक है, फिर जी क्या है, द फैक्ट दैट इन द अर्ली स्टेजेस लर्नर डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट दे आर रिपीटिंग इज़ नॉट परसीव्ड एज अ ड्रॉबैक, for while listening to the teacher imitating accurately and responding to and performing control tasks they are learning a new form of verbal behavior। इसमें भी आपका जो है मदर टंग इस्तेमाल नहीं की जाती, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की जाती। मैं भी थोड़ी बहुत कर लें, पर उस आपको जो पूरा कंटेंट दिया जाएगा वो आपकी टारगेट लैंग्वेज में ही आपको सुनाया जाएगा। तो जी आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है एज अ स्टूडेंट कि आप उस चीज़ को सुनें, ऑब्ज़र्व करें, वैसे ही रिपीट करें, इमिटेट करें उस चीज़ को, देन आप उसका रिस्पॉन्स करें। ठीक है, और शुरू में अगर आप गलती करें तो उसे एक ड्रॉबैक के तौर पर नहीं समझा जाता, बस यही है कि आपने ऑब्ज़र्व करना है, इमिटेट करना है बिल्कुल एक्यूरेटली, और फिर रिस्पॉन्स करना है, और फिर आपको जो टास्क दिया जाएगा, जो कंट्रोल टास्क वो आपको देंगे, वो आपने परफॉर्म करना है। जैसे कि अगर आपके सामने उन्होंने आपको सुनाया है कोई रोल प्ले, तो आपने वो सुना और आपने फिर वैसे ही वो रोल प्ले करके दिखाना है, रिस्पॉन्ड करना है, उसको परफॉर्म करना है, वटेवर। टीचर्स रोल क्या है जी इन ऑडियो लिंगुअलिज्म एज इन सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, इसे जी सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग भी कहते हैं MCQs। द टीचर्स रोल इज़ सेंट्रल एंड एक्टिव, इट इज़ अ टीचर डोमिनेटेड मेथड। MCQs टीचर का क्या है,
वो इसमें सेंट्रल रोल रखती है। टीचर ने ही आपकी जो है लेसन की पेस रखनी है, उसने ही डिसाइड करना है कि आपको कब क्या चीज़ सिखाई जाए, आपको क्या फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई जाए, क्या आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाए, ये सब उसने डिसाइड करना है। और वही आपको कंटेंट प्रोवाइड करती है, ऑडियो जो आपको प्रोवाइड करती है उसी ने सुनानी होती है। तो जो है अथॉरिटी उसी के हाथ में है। इसके अलावा जी ब्रुक आर्ग्यूज दैट द टीचर मस्ट बी ट्रेन टू डू द फॉलोइंग। जी टीचर को इसमें ये करने चाहिए कि जी ऑलमोस्ट ऊपर वाला जो मेथड है उसके मुताबिक ही है, उसके जैसे ही हैं, तो आपने एक बार पढ़ लेने हैं। इसमें एक ये चीज़ है, डायरेक्ट कॉरल रिस्पॉन्स बाय ऑल और पार्ट्स ऑफ द क्लास। जी इसमें टीचर को ये भी चाहिए कि वो डायरेक्ट कॉरल रिस्पॉन्ड करवाए बच्चों से। वो ये अब क्या होता है कि टीचर ने एक सवाल पूछा तो सारी क्लास ने मिलके उसका जवाब देना ऊंची आवाज़ में, ये होता है, ठीक है। इसके अलावा जो उनका कहना है वही बिहेवियरिस्ट वाली बात, रिवॉर्ड ट्रायल्स बाय द स्टूडेंट्स इन सच अ वे दैट लर्निंग इज री इन्फोर्स्ड, के बच्चों के को रिवॉर्ड सिस्टम रखा जाए कि जी हाँ उन वो जो सीखें, जो जब वो सीखें तो री इन्फोर्स्ड हो वो चीज़, ठीक है। रिवॉर्ड सिस्टम रखें, अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड करें। द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जी जो आपको टीचर कंटेंट प्रोवाइड करती है जिसके ज़रिए आप अपनी टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं, वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है। तो ये कौन आपको प्रोवाइड करती है, ये आपकी टीचर प्रोवाइड करती है। तो दे आर प्राइमरीली टीचर ओरिएंटेड इन ऑडियो लिंगुअल मैथड, ठीक है। इसके अलावा जी MCQs है, उनका कहना है कि एलिमेंट्री फेज़ में जब बच्चे होते हैं ना तो उनको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड नहीं की जाती, वो सिर्फ उनको ऑडियो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें क्या उनका सबसे पहले रोल होता है कि उन्होंने बस सुनना होता है, उसे रिपीट करना होता है और देन रिस्पॉन्ड करना होता है, ठीक है। इसमें जी जब उनका ये कॉन्सेप्ट है कि आप अगर बच्चे को प्रिंटेड वर्ड दे देंगे ना, मतलब बुक्स वगैरह टेक्स्ट बुक वगैरह दे देंगे, तो जी में भी बच्चों का ना ध्यान जो ओरल इनपुट आप दे रहे हैं ना, जो ऑडियो दे रहे हैं, उससे उसका ध्यान हट जाए। देते हैं बाद में देते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पर ये कि पहले जो एलिमेंट्री फेज़ में उसको उसमें ही रखते हैं, ऑडियो ही प्रोवाइड करते हैं। आगे जी आ जाएँ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। जी हमें पता है क्या कौन सा मेथड है, इसमें आपको कम्युनिकेशन सिखाई जाती है, डायरेक्ट आपकी कम्युनिकेशन पे जोर दिया जाता है। आपको ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेट करें और कम्युनिकेट करना सीखें और उसी के ज़रिए आप लैंग्वेज सीखें। ऐसे आपको सिचुएशन दी जाती हैं कि आप लैंग्वेज और कम्युनिकेशन इकट्ठे सीखें, ठीक है। क्लासरूम प्रोसीजर्स इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। जी अब ये ना है तो वैसे फजूल सा, बहरहाल इसे ये जो आप ब्लू आपको नज़र आ रही है ना, स्काई ब्लू हाईलाइट नज़र आ रहा है, इसे आप एज अ हेडिंग समझ लें क्योंकि इसके आगे डिफरेंसेस बताए गए हैं। लैंग्वेज सेंटर्ड पेडागोजी एंड लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी। आपने ही याद रखना है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच जो है वो लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी को फॉलो करती है, ठीक है। अच्छा जी अब इनके दोनों के डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले जी इनपुट मॉडिफिकेशन। उनका कहना है कि लैंग्वेज सेंटर्ड पेडागोजिस्ट जो है ना वो कौन सी अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, ऐसी अप्रोच को जिसमें फॉर्म पे फोकस किया जाता है, फॉर्म बेस्ड अप्रोच, ठीक है। लर्नर किस चीज़ पे फोकस करते हैं, जिसमें फॉर्म एंड मीनिंग बेस्ड अप्रोच को फोकस किया जाता है, उस पर इन्हिसार किया जाता है। एक तो लैंग्वेज में क्या होता है कि बच्चों को फॉर्म सिखाई जाए, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड किसको फॉलो करते हैं कि बच्चों को फॉर्म और मीनिंग दोनों सिखाया जाए, ठीक है। फिर जी इंटरेक्शनल एक्टिविटीज़ इसमें जी उनका कहना है कि जो लर्नर सेंटर्ड पेडागोजिस्ट हैं ना वो क्या करते हैं, वो पहले जो है कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, देन उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, देन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा प्रोड्यूस करे, प्रोडक्शन करे। प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन, ये 3 चीज़ें लैंग्वेज सेंटर्ड पेडागोजिस्ट ये करते हैं। लर्नर सेंटर्ड अब क्या करते हैं, वो
सीक्वेंस तो उनका यही है, पर एक आध बीच में चीज़ वो ऐड करते हैं। वो क्या है? लर्नर सेंटर्ड pedagogists presented and helped learner practice and produce grammatical as well as notional functional categories of language। वो प्रेजेंट भी करते हैं कंटेंट, वो प्रैक्टिस भी करवाते हैं अपने स्टूडेंट से, वो ग्रामेटिकल प्रोडक्शन भी करना सिखाते हैं, पर इसके साथ साथ वो कम्युनिकेटिव स्किल्स भी सिखाते हैं, नोशनल फंक्शनल कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज भी सिखाते हैं। मतलब वो फंक्शंस जो कि लैंग्वेज के ज़रिए आप अदा करते हैं, जो आप गला सूख गया मेरा, जो आप लैंग्वेज के ज़रिए फंक्शंस अदा करते हैं, वो भी सिखाते हैं। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिखाते हैं, ठीक है। किसी को आपने परस्यू करना है, किसी को कमांड करना है, किसी को इन्फ्लुएंस करना है, तो आपने कैसे करना है। कोई आपसे रास्ता पूछेगा तो आपने कैसे उसे गाइड करना है फ्लुएंटली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो आपको सिखाते हैं। फिर जी पूलिंग इंफॉर्मेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये जी इसको छोड़ दें। बहरहाल जो एक्टिविटीज़ आपको कम्युनिकेशन मेथड में करवाई जाती हैं ना, उनका कहना है एक्टिविटीज़ आर इंटेंडेड टू हेल्प द लर्नर फाइंड द लैंग्वेज नेसेसरी टू कन्वे एन इंटेंडेड मैसेज इफेक्टिवली इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। जी आपको इसीलिए आप वो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं कि लर्नर जो है अपना जो मैसेज है वो इफ़ेक्टिवली अपने लिसनर तक पहुंचा दे, ठीक है। बस नेचुरल अप्रोच पे आ जाएं जी। नेचुरल अप्रोच का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ये जी इनका है कि जो लर्नर है वो अपनी सेकंड लैंग्वेज वैसे ही नेचुरल वे में सीखता है जिस तरह वो अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखता है। जैसे बच्चा अपनी नेटिव लैंग्वेज एक स्टेज वाइज एक नेचुरल वे में सीखता है, वैसे ही सेकंड लैंग्वेज लर्नर भी लैंग्वेज ऐसे सीख सकता है और उसे ऐसे ही सिखानी चाहिए। उनका ये मानना है, कॉन्सेप्ट बेसिक इसका ये है। ट्रेसी टैरल और स्टेफन क्रैशन ने ये दिया। ये जी MCQs आपने देख लेना, और ये आपने MCQs याद रखना है कि ये जो नेचुरल अप्रोच है ये कम्युनिकेटिव अप्रोच की है साइड पे। ये कम्युनिकेटिव अप्रोच को सामने रख के आगे से बच्चों को नेचुरल वे में कम्युनिकेशन करना सिखाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इस अप्रोच के क्या हैं कि जी द नेचुरल अप्रोच इज़ फॉर बिगनर्स एंड इज़ डिज़ाइन टू हेल्प देम बिकम इंटरमीडिएट्स। ये उन लोगों के लिए है जो कि बिगनर हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के मामले में। ये नेचुरल अप्रोच उन्हें का मकसद है कि उन्हें इतना काबिल कर दिया जाए कि वो बिगनर्स ना कहलाएं, इंटरमीडिएट्स कहलाएं, ठीक है। और जी इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो लैंग्वेज को, अपनी टारगेट लैंग्वेज को एक क्या कहें, उसके फंक्शंस एडिक्वेटली अदा कर सके। जैसे कि किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से एक इन्फॉर्मेशन बेसिक सी लेना, उसके ऐसे फंक्शन जो है अपनी टारगेट लैंग्वेज के वो अदा कर सके। और ये कि अपनी टारगेट लैंग्वेज के में बोल सके, अगले को समझा सके अपनी लैंग्वेज। दे विल अंडरस्टैंड द स्पीकर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज परहैप्स विद रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। अपनी बात समझा सके और अगले की बात समझ सके। बीच में आप क्लैरिफिकेशन की जो है रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है, कोई इतनी ईगो वाली बात नहीं है। आप अगले से पूछ लें जी मुझे इसका मतलब नहीं पता चल रहा, आप बता दें, ठीक है। तो ये कर सके। एंड विल बी एबल टू कन्वे इन नॉन इंसल्टिंग मैनर देयर रिक्वेस्ट एंड आइडियाज़। अपने आइडियाज़, अपने रिक्वेस्ट जी एक नॉन इंसल्टिंग मैनर में डिस्क्राइब भी कर सके, बोल सके। बेसिक क्या है इसका? नेचुरल वे में जो है उसमें लर्नर को सिखाया जाए सेकेंड लैंग्वेज, उसे इस काबिल बनाया जाए कि वो अगले की बात समझ सके अपनी टारगेट लैंग्वेज में और अपनी बात समझा सके बेहतर तरीके से टारगेट लैंग्वेज में। दैट्स ऑल। They should be able to make the meaning clear but not necessarily be accurate in all details of grammar। जी एक और ऑब्जेक्टिव है कि चाहे आपका जुमला ग्रामेटिकल हो ना हो, चाहे आपका प्रोनंसिएशन सही हो ना हो, अगर आप अपनी बात मीनिंगफुल वे में अगले तक पहुंचा पा रहे हैं, अगला समझ पा रहा है, then that's all। बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा जी, क्रेशन और टेरल का क्या बिलीव था? दे बिलीव दैट इट इज़ अ
it is important to communicate to learners what they can expect of a course as well as what they should not expect। कि जी उनका कहना था कि ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों से ये कम्युनिकेट किया जाए कि आप एक कोर्स लैंग्वेज का लेने जा रहे हैं तो क्या आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं और क्या आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब समझ लें कि ऑब्जेक्टिव्स आप बयान कर दें अपने कोर्स के। तो जी ये आगे MCQs के तौर पर वैसे तो कुछ इतना ख़ास नहीं है, बहरहाल उसने एग्जांपल दी है कि हमने ये कहा आफ्टर 100 to 150 hours of natural approach Spanish you will be able to get around in Spanish। कि जी अगर आप नेचुरल अप्रोच स्पेनिश का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम आपको ये क्या कहें कि यकीन दिलाते हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमसे कि आफ्टर 100 to 150 आवर्स के बाद आप स्पेनिश जो लैंग्वेज है उसके ज़रा इर्द गिर्द घूमने लग जाएंगे, ज़रा आप गेट अराउंड हो जाएंगे, उसके जान पहचान हो जाएगी, सलाम दुआ हो जाएगी उस लैंग्वेज से। पर और ये कि आप उसमें कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, आप एक मीनिंगफुल वे में, ठीक है, आप अपनी टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, आप अगले की बात भी समझ सकते हैं गौर और फिक्र के साथ। पर यू विल probably not be able to eavesdrop successfully। आप किसी को छुप के सुन नहीं सकते, इतने अभी आप महारत नहीं रखते, ठीक है। वैसे आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, पर कहें ना कि कोई बहुत तेज़ में बोल रहा है किसी दूसरे रूम में और आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको लैंग्वेज आती है और आप वो समझ लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। 10 सिलेबस जी, अब ये जो नेचुरल अप्रोच वाले हैं कैसे अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने सिलेबस को। ये जी एक है बेसिक पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स और एक है एकेडमिक लर्निंग स्किल्स। बेसिक पर्सनल स्किल्स में 2 और कैटेगरीज़ हैं, एक ऑरल और एक रिटन। के वो कहते हैं कि ऑरली कम्युनिकेशन स्किल आए मतलब कि लिसनिंग टू अनाउंसमेंट इन पब्लिक प्लेसेस। जब कोई इस तरह पब्लिक प्लेसेस में आपकी टारगेट लैंग्वेज में कोई अनाउंसमेंट हो रही है तो लिसनर उसे सुनने के काबिल, उसे समझने के काबिल होना चाहिए, ठीक है, ये स्किल आनी चाहिए। रिटन, रीडिंग एंड राइटिंग पर्सनल लेटर्स, कि जी वो रीड भी कर सके अपनी टारगेट लैंग्वेज में पर्सनल लेटर्स को या इस तरह की कम्युनिकेशन को। हम अभी एकेडमिक लर्निंग पे नहीं गए, ये कम्युनिकेशन है स्किल, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। तो रीडिंग एंड राइटिंग पर्सनल स्किल्स। फिर जी आता है एकेडमिक लर्निंग स्किल्स, इसमें भी 2 हैं, ऑरल एंड रिटन। ऑरल में जी ये है कि लिसनिंग टू अ लेक्चर, आप अपने स्कूल में लेक्चर को अपनी टारगेट लैंग्वेज में समझ पा रहे हैं। रिटन टेकिंग नोट्स इन क्लास, कि आप अपनी टारगेट लैंग्वेज में लिख पा रहे हैं एफिशिएंटली। अगर टीचर बोल रही है तो आप विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन और विदाउट एनी गाइडेंस आप उसे एफिशिएंटली लिख पा रहे हैं, आप उसे रिकग्नाइज कर पा रहे हैं कि टीचर क्या बोल रही है और मैंने इसे ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये जो 2 स्किल्स हैं, इन 2 स्किल्स की आगे से इस तरह वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपना सिलेबस। बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एकेडमिक लर्निंग स्किल्स, इनके आगे से 2 और कैटेगरीज हैं, दोनों की ऑरल और रिटन दोनों फॉर्म हैं, तो वो इस तरह अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज करते हैं। Of these, they note that the natural approach is primarily designed to develop basic communication skills, both oral and रिटन। इस जी सिलेबस के पीछे पहला तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इस सिलेबस के ऑर्गेनाइजेशन के पीछे पहला पॉइंट ऑफ व्यू था कि नेचुरल अप्रोच वाला का प्राइमरी जो मकसद ये है कि जी बच्चों को ना कम्युनिकेशन सिखाई जाए, बोथ ओरल एंड रिटन। और सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू है ये है द पर्पस ऑफ लैंग्वेज कोर्स विल वेरी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर पार्टिकुलर इंटरेस्ट। सेकंड पर्पस ये है नेचुरल अप्रोच वालों का कि लैंग्वेज कोर्स का पर्पस ये होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक लैंग्वेज सिखाए। मतलब ये नहीं है कि अगर देखें ना, एक आया है प्रेजेंटेशन का तरीका सीखने, अगर आया है बिजनेस कम्युनिकेशन सीखने, तो आप उसे जी सिखाने बैठ गए हैं लोकल जनरल इंग्लिश, तो ये नहीं है। उसका कहना है कि नेचुरल अप्रोच का ये मकसद है कि
जो है सिलेबस को उसके स्टूडेंट की नीड्स के मुताबिक डिज़ाइन किया जाए, सिखाया जाए। टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग एक्टिविटीज़। अच्छा जी, अब ये नेचुरल अप्रोच क्लास में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या क्या किस तरीक़ेकार से लर्निंग करवाई जाती है बच्चों को। तो जी सबसे क्या है जी, वैसे तो ये हमने सारा पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है जी कि कम्प्रीहेंसिबल इनपुट दे टीचर स्टूडेंट्स को उनकी टारगेट लैंग्वेज में। कम्प्रीहेंसिबल इनपुट से मुराद के वो इनपुट दे, वो चीज़ सिखाए जो कि उसका जिसका मीनिंग भी उन्हें समझ आ रहा हो। ये नहीं है कि अन्य वाह बोलते जाना है। तो कम्प्रीहेंसिबल इनपुट सिखाई जाए, बताई जाए इन द target language. Teacher talk focuses on objects in the classroom and on the content of pictures as with the direct method. जैसे डायरेक्ट मेथड में एक ऑब्जेक्ट को सामने रख के टीचर जो है उसकी स्टूडेंट्स की टारगेट लैंग्वेज में ही उस ऑब्जेक्ट को बयान करती थी, उसका मीनिंग बताती थी। इसी तरह जो है इसमें भी उसने ऐसे ही करना है। टीचर ने एक कम्प्रीहेंसिबल इनपुट देनी है तो मीनिंग के साथ देनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब उनका कहना है अब ये लाजमी तो नहीं है, ना ये पॉसिबल है कि आप जो है स्टूडेंट पहले दिन से ही कम्युनिकेशन करना सीख जाए या बोलना सीख जाए। तो जी ये स्टूडेंट्स को कहा गया है कि आप तब तक चुप रहें जब तक आपको थोड़ा थोड़ा आप फेमिलियर ना हो जाएं अपनी टारगेट लैंग्वेज से, ठीक है। जब आप थोड़े थोड़े वर्ड बोलना शुरू कर दें, जब आप फेमिलियर हो जाएं थोड़ा बहुत, तो फिर उनका कहना है द टीचर टॉक स्लोली एंड डिस्टिंक्टली आस्किंग क्वेश्चन एंड इलिसिटिंग वन वर्ड आंसर। जी टीचर को फिर चाहिए कि बच्चों से ज़रा आराम आराम से बात करें, थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछें जो कि वन वर्ड आंसर पे मुश्तमिल हों। ये नहीं है अभी वो जो है अपनी टारगेट लैंग्वेज से थोड़ा सा फेमिलियर हुआ है तो वो आपको एक लॉन्ग जो है सेंटेंस का आंसर नहीं दे सकता। तो आप क्या करें, आप उससे वन वर्ड आंसर पूछें, वन वर्ड क्वेश्चन पूछें, सॉरी, जिसका वो आंसर वन वर्ड में दे, ठीक है। देयर इज़ gradual progression from yes no question through either or question to question that students can answer using words they have heard the teacher use। जी एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन करें, टीचर को चाहिए एक स्टेप वाइज प्रोग्रेशन करे। पहले वो यस नो क्वेश्चन पूछे बच्चों से कि जिसका जवाब वो बस यस नो में दे सकें, थोड़ा सा ना मतलब जिसे कहते हैं ना कंफर्टेबल करवाना अपनी टारगेट लैंग्वेज में, वो करवाए टीचर। यस नो क्वेश्चन पूछे, फिर जी ईदर और क्वेश्चन पूछे, फिर जी थोड़ा सा बच्चों को प्रोवोक करे कि वो इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, वो थोड़ा सा लॉन्ग आंसर भी दे सकते हैं। तो फिर उनसे बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर वो थोड़े से ज़रा लेंथी में दे सकते हैं, जो मतलब के वर्ड्स उनके पास ऐसे मौजूद हों या टीचर को उन्होंने बोलते सुना हो कि इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं। तो फिर इस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछे जाएं, ठीक है। इसके अलावा जी चार्ट्स, पिक्चर, एडवर्टाइजमेंट एंड अदर रिलाय serve as the focal point for questions, and when the students competence permits talk moves to class members। ये जो सारे जो हैं एड्स, चार्ट्स, पिक्चर, एडवर्टाइजमेंट वगैरह जी ये फोकल पॉइंट हैं जी आपके पास मौजूद आपकी क्लास में, नेचुरल अप्रोच की क्लास में, जिसके ज़रिए आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कम्प्रीहेंसिबल इनपुट भी दे सकते हैं। और उनका कहना है जब बच्चा इतना कॉम्पिटेंट हो जाए, इतना काबिल हो जाए, तो फिर जी जो कम्युनिकेशन है वो एक अनदर लेवल पे चली जाती है। टॉक मूव्स टू क्लास मेंबर्स, के बच्चे आपस में कम्युनिकेशन करने लग जाते हैं या किसी टॉपिक पे बिल्कुल अपनी टारगेट लैंग्वेज में पूरा पैराग्राफ बोलने लग जाते हैं, ठीक है। एक्विजिशन एक्टिविटीज़ दोज दैट फोकस ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन रादर देन लैंग्वेज फॉर्म। ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ इंसान का लेवल, वो स्टूडेंट का लेवल भेज देते हैं जिसमें कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाए, मतलब मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पे। ग्रामेटिकली आप करेक्ट हो ना हो, आपकी लैंग्वेज करेक्ट हो ना हो, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। और ये कि आप का जो टॉपिक है उसका मकसद पूरा होना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर टीचर ने आपको बोला
कि आपको कन्विंस करना है अपने कस्टमर को कि मेरी जो मेरी प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी है, तो आपने फिर ऐसे आपने अपने टास्क को पूरा करना है अपने लैंग्वेज के मुताबिक। इस तरह के फिर इतना लेवल आगे हो जाता है, ठीक है। रोल ऑफ लर्नर्स, टीचर्स एंड मटेरियल्स इन द नेचुरल अप्रोच। जी क्या अब लर्नर्स का रोल होता है इस अप्रोच में? तो जी बेसिक असम्पशन क्या है नेचुरल अप्रोच का कि लर्नर्स शुड नॉट ट्राई टू लर्न अ लैंग्वेज इन अ यूजुअल सेंस। के जी एक जो यूजुअल सेंस जिसमें लैंग्वेज सिखाई जाती है तमाम दूसरी जो अप्रोचेज़ में, कि नहीं जी इसी तरह सिखानी चाहिए, यूजुअल सेंस में ना सिखाई जाए कि बैठे हुए हैं रट्टे लगाने और रट्टे लगवा के। नहीं जी, बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, ऐसे कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ जिसके ज़रिए वो सीखें लैंग्वेज, या ऐसे गेम्स करवाए जाएँ इस तरह। तो यूजुअल सेंस में बच्चों को लैंग्वेज लर्न नहीं करवानी। सेकंड में क्या, द लैंग्वेज एक्वायरर इज़ सीन एज अ प्रोसेसर ऑफ कम्प्रीहेंसिबल इनपुट। जी इसमें लैंग्वेज लर्नर का क्या रोल है? उसे जी एक एक्वायरर समझा जाता है, एक प्रोसेसर समझा जाता है, किसका? कम्प्रीहेंसिबल इनपुट का, जो टीचर उसे देती है, ठीक है। लर्नर्स रोल्स आर सीन टू चेंज अकॉर्डिंग टू देयर स्टेज ऑफ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। इस अप्रोच में लैंग्वेज लर्नर्स का जो रोल है वो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के मुताबिक बदलता रहता है। मतलब बिगनर स्टेज पे उनका अलग रोल होगा इस अप्रोच में, फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता करते फेमिलियर हो जाएंगे फिर अलग रोल होगा। इसकी आगे जो स्टेजेस बताई गई हैं, प्री प्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आप बेशक प्रोड्यूस ना करो लैंग्वेज, ना बीच में बोलो, पर ये कि जो आपको टास्क दिया जा रहा है आप उसे ज़रूर पूरा करो, हमें ये बताने के लिए कि आपको लैंग्वेज तो समझ आ रही है। जैसे कि स्टूडेंट्स को कहा जाता है ओपन द डोर, या इस तरह उन्हें उनकी टारगेट लैंग्वेज में कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, बस जो स्टूडेंट्स हों उन्हें उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, पार्टिसिपेट नहीं करना होता थ्रू स्पीकिंग, ठीक है। तो प्री प्रोडक्शन स्टेज में ये होता है। देन आती है अर्ली प्रोडक्शन स्टेज। इसमें जी थोड़ा थोड़ा ना फेमिलियर होना शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स, तो जी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो छोटे छोटे मतलब 1 वर्ड जो है आंसर दें क्वेश्चन का। इस तरह के जो होती हैं एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये जी स्टेज के हवाले से लर्नर का रोल बदलता जाता है, ठीक है। देन जी स्पीच इमर्जेंट फेज़ आता है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है रोल प्ले में, गेम्स में, या इस तरह की लॉन्ग डिस्कशंस चलती हैं इन टारगेट लैंग्वेज के। वो इतना क्या कह लें फ्लुएंट हो जाता है, वो कम्युनिकेट कर सकता है विदाउट एनी एरर या विदाउट एनी क्या कह लें हेजिटेशन, ठीक है। तो ये जी स्टेजेस होती हैं जिसके मुताबिक लर्नर का रोल बदलता जाता है। पहली स्टेज में वो बिल्कुल पैसिव होता है, बस उसने इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, उसने बोलना नहीं है। सेकंड स्टेज में वो थोड़ा थोड़ा फेमिलियर होना शुरू हो जाता है, फिर वो यस नो का जवाब दे सकता है। थर्ड स्टेज में वो पूरा फिर उसको पार्टिसिपेट करना आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, करना भी आना चाहिए। तो अब आगे है कि लर्नर्स हैव 4 काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द नेचुरल अप्रोच क्लासरूम। इस नेचुरल अप्रोच की क्लासरूम में लर्नर्स की 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो जी लर्नर को चाहिए कि वो अपने जो है ना गोल्स, इस कोर्स को, इस लैंग्वेज के कोर्स को लेने के जो गोल्स हैं उनको अपनी टीचर को बताए, उनको इन्फॉर्म करे, इन्फॉर्मेशन दे उन गोल्स के बारे में कि आप बेसिकली चाहते क्या हैं। तो उसी के मुताबिक फिर एक्टिविटीज़ और आपके लेसन्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। देन ये आता है कि स्टूडेंट जो है वो एक्टिव रोल अदा करे, क्या कहते हैं, कम्प्रीहेंसिबल इनपुट लेने में। मतलब टीचर तो दे ही रही है पर उसे भी चाहिए कि वो पूरा ध्यान दे, देन रिस्पॉन्स करे, देन परफॉर्म करे, दिल लगाए, ठीक है। फिर जी डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पीच एंड व्हेन टू अपग्रेड इट। कब उसे बोलना चाहिए, कब उसे अपग्रेड करना चाहिए, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी
बच्चे के ऊपर ही होती है। देन जी एक होती है लर्निंग एक्सरसाइज, मतलब कि आप बोल तो रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आ रही हैं, साथ साथ फिर आपकी राइटिंग और रीडिंग की तरफ भी तो उन्होंने लेके जाना है ना। तो फिर आपकी ग्रामर एक्सरसाइजेज, जो ग्रामर स्टडी है, वो भी आपको पता होना चाहिए आपने कब उसे पढ़ना है, मतलब कब वो स्टडी इख्तियार करनी है, कब लर्निंग करनी है उसके बारे में। तो जी आपको ये टीचर के साथ मिल के वो चीज़ डिसाइड करनी है कि भाई मुझे ये सीखना है, मुझे मेरे लिए ये ज़रूरी है, मुझे इतना डाटा इस वक्त चाहिए, मुझे इतना कंटेंट एक दिन में आप दे दें। ठीक है, तो ये सारी ना मतलब समझ लें कि उन्होंने स्टूडेंट पे ही सब कुछ डाल दिया हुआ है कि आपने अपने मुताबिक चलना है। ठीक हो गया जी। आगे टीचर रोल आ गया, इसको छोड़ दें, ये सब वही बातें हैं जो पिछले भी सारी अप्रोचेज़ में एक टीचर का ये रोल है, बहुत सेंट्रल रोल है, उसी ने करना है सब कुछ। फिर जी अभी MCQs है। द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, जो अब नेचुरल अप्रोच में इंस्ट्रक्शन मटेरियल आता है वो क्या क्या है। पिक्चर्स टीचर आपके सामने शो करती है, स्केड्यूल होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स, मैप्स एंड बुक्स, इसके अलावा गेम्स आपसे करवाई जाती हैं। ये सारी ऐसे मटेरियल है जिसके ज़रिए आपको नेचुरल अप्रोच में लैंग्वेज सिखाई जाती है। ठीक हो गया। इक्लेक्टिक अप्रोच पे आ जाएं जी। ये तो जी सारा MCQs है और डेफिनेशन भी है साथ ही। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, टीचर को एक फ्री हैंड दे दिया गया है कि अगर आप अपने बच्चे की नीड के मुताबिक 2 या 2 से ज़्यादा मेथड्स को मिक्सअप करके भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये जो मिक्सअप है ये क्या है, ये इलेक्टिक अप्रोच है कि आप अपने बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक आप कोई भी मेथड अपना लें उसकी सिचुएशन के मुताबिक। ज़रूरी नहीं है कि आपने शुरू से ही आपने जी ये कोई एक मेथड लेके चलना है टीचिंग का या लर्निंग का, नहीं जी। आप अपने बच्चे की सिचुएशन के मुताबिक कोई भी मेथड उठा लें और उसे उस वक्त के उस सिचुएशन के मुताबिक उसको उस तरीके से याद करवा दें, बस सिंपल। तो ये जो डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट मेथड्स का मिक्सअप करना टीचर को, तो ये क्या होता है, इलेक्टिक अप्रोच में आता है ये। द इलेक्टिक अप्रोच इज़ द लेबल गिवन टू टीचर्स यूज़ ऑफ टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज़ फ्रॉम द रेंज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग अप्रोचेज़ एंड मैथडोलॉजीज़। ठीक है, अच्छा जी। इलेक्टिक अप्रोच फॉर टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज इज़ कमेंडेबल व्हेन circumstances do not allow for the adoption of a single method। तब उस सिचुएशन में जब टीचर एक सिंगल मेथड के मुताबिक नहीं चल सकती, मतलब उसका ना उसके इतने ज़्यादा बच्चे उस हक़ में हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरियात भी इतनी नहीं है, पर यह कि शुरू में ज़रूरत थी उस मेथड की तो उसने वो अपना लिया, अब ज़रूरत नहीं है तो जी उसमें क्या, उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, कमेंडेबल हो जाता है कि आप इलेक्टिक अप्रोच को अपना लें, कि आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कोई भी मेथडोलॉजी को मिक्सअप कर लें अपनी क्लास में। ठीक है, और स्पेशली ये फॉरेन लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है इलेक्टिक अप्रोच। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसका दे दिया है। उनका कहना है इलेक्टिक मेथड जो होता है ना वो टीचर को एक थर्ड ऑप्शन देता है, जैसे कि अब है ना ये बहुत मशहूर ज़माना, एक ट्रेडिशनल और कॉग्निटिव मेथड है 2। ठीक है, तो वो क्या कहता है, इलेक्टिक अप्रोच क्या करती है, वो एक थर्ड ऑप्शन दे देती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, आप दोनों को चूज़ कर सकती हैं, दोनों को मिक्सअप कर सकती हैं, आप इन दोनों के साथ कोई तीसरा मेथड भी मिक्सअप कर सकती हैं, अपने स्टूडेंट और अपनी सिचुएशन के मुताबिक आप कर सकती हैं। ठीक है, ये बकाया सारे एक ही कॉन्सेप्ट को उन्होंने घूम फिर के लिखा हुआ है जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये आपने MCQs पढ़ लेने हैं। अच्छा जी, अब उनका कहना है कि आप ना इलेक्टिसिज्म में ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, डिफरेंट मेथड्स को ना रैंडमली मिक्स नहीं कर सकते, आपको एक सिस्टमेटिकली आपको करना पड़ेगा। जैसे देखें ना, बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं, वो दिमाग को बिल्कुल भी नहीं मानते, वो जो है बाहर के स्टिमुलस को मानते हैं कि भाई वो स्टिमुलस के रिएक्शन में जो होता है वो आपका जो है बॉडी रिएक्ट करती है, तो आपके दिमाग का कोई काम नहीं होता। जबकि कॉग्निटिव वाले मानते हैं वो जी दिमाग को ही सबसे हम मानते हैं। तो आप एक वे में
आप बिहेवियर्स की थ्योरी दे के अगले वे में उन्हें वो दे देंगी तो बच्चों का दिमाग नहीं ख़राब हो जाएगा। तो उनका कहना है थोड़ा सिस्टमेटिक वे में थोड़े सेंस बना के आपने मिक्सअप करना है मेथड्स को, अगर करना भी है तो। यूजुअली इट इज़ रिकमेंडेड टू मिक्स स्ट्रक्चरल अप्रोचेज विद कम्युनिकेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज। जी जैसे कि उन्होंने कहा है ये रिकमेंडेड होता है यूजुअली कि आप बच्चे को स्ट्रक्चरल अप्रोचेस भी दें, साथ में कम्युनिकेटिव यूज़ भी लैंग्वेज का सिखाएं। ये कोई सेंस बन रही है ना कि आप रीडिंग राइटिंग भी सिखा रहे हैं उस लैंग्वेज की, आप उसको स्ट्रक्चर्स भी बता रहे हैं और आप उसको कम्युनिकेशन करना भी सिखा रहे हैं। ठीक है जी, इसके अलावा ये MCQs है। आप ज़मीन और आसमान के किलाबे मिला दिए हैं इस थ्योरी के बारे में, हर थ्योरी देनी है और उसके ज़मीन और किलाबे मिला देने हैं उसके बारे में। ठीक है जी, ये सारे MCQs हैं। ये जी अब एडवांटेजेस उन्होंने अलग से बता दिए हैं, इसको एक बार पढ़ लेना, इजी है। क्या है एडवांटेजेस? सबसे पहले यही है कि जी जो ये अप्रोच है ये जी बच्चे को ना लैंग्वेज उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में सिखाती है। ठीक है, ये अप्रोच टीचर इसमें क्या करती है, बच्चे की नीड के मुताबिक उसको सिखाती है और उसको उसके जो वो लैंग्वेज जिस कल्चर में है ना, या उसने जिस कल्चर में सीखनी है उस कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में उसे वो सिखाती है। Secondly, it blends the practice of listening, speaking, reading and writing into an organic form. दूसरा जो है एडवांटेज वो तो हमें पता है कि जाहिर सी बात है इलेक्टिक अप्रोच है तो इसमें सब कुछ ही मिक्सअप करेगी टीचर। ठीक है, अब ये जी MCQs हैं ये सारे के सारे। अच्छा, बहरहाल उनका कहना है आप जितनी मर्ज़ी अप्रोचेज़ मिक्सअप कर लें बच्चों के लिए, पर आपका जो मेन प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए लर्निंग का, वो होना चाहिए सिंप्लिसिटी। ये नहीं है कि आपने खिचड़ी मचा दी है डिफरेंट अप्रोचेस को ला के, आपने चाहे आप मिक्सअप करें पर सिंपल वे में अपने बच्चे को लर्न करना सिखाएं। ठीक है, इसके अलावा जी लार्सन, फ्रीमैन और मिलो ने अपना ही टर्म ठोक दी है, ये अपने MCQs देख लेना है। ये इलेक्टिक अप्रोच के बारे में ही उन्होंने अपनी टर्म बना दी है कि प्रिंसिपल इलेक्टिसिज्म कहते हैं जी इसे बस। ठीक है, ये भी MCQs है। आगे जी आ जाइए टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स पे। जी टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स में क्या होता है, जैसे नाम से जाहिर है कि बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बिल्कुल अपनी फ़िज़िकल मूवमेंट से ज़ाहिर करे कि उसे लैंग्वेज समझ आ रही है। Total physical response TPR is a language teaching method built around the coordination of speech and actions. टीचर जो है वो उसे इंस्ट्रक्शन देती है बच्चों को और बच्चे बिल्कुल वैसा ही एक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक्शन करते हैं और इस एक्शन के ज़रिए उन्हें लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे कि रोल प्लेज। ठीक है, इस तरह की चीज़ें या गेम्स वगैरह आप कह लें। मतलब कि ये जो है ना मेथड ये टोटल एक्टिविटीज़ के अराउंड घूमता है। आपसे एक्टिविटी करवाई जाती है, आपकी फ़िज़िकल बॉडी को काम में लाया जाता है और उसको काम में लाते हुए आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है। 8 अटेम्प्ट्स टू टीच लैंग्वेज थ्रू फिज़िकल एक्टिविटी। ठीक है, ये जो फिर इन दो महान प्रोफेसर्स ने इस चीज़ को, इस मेथड को बनाया। बहरहाल ये जिसने भी बनाया उसका ना ज़्यादातर ध्यान था इफ़ेक्टिव इमोशनल फैक्टर्स पे स्टूडेंट के। जब कोई लैंग्वेज दूसरी सीखता है तो उसके क्या इमोशंस होते हैं उसका इस पे ध्यान था, तो उसको देखते हुए उसने ये मेथड बनाया कि जी क्या है कि स्टूडेंट जो है उससे डिमांड नहीं की जाती कि आप जो है लैंग्वेज प्रोड्यूस भी करें या एकदम से लैंग्वेज में छलांग मार दें या फ़ौरन से हमें रिस्पांस चाहिए। आप अपनी जो आपको एक्टिविटी दी गई है आप उसे भी पूरा करेंगे तो फिर ठीक है, चलाएंगे आपको, हम पैसे लेंगे, पैसे लेके अपनी जेबें भरेंगे, आपको लैंग्वेज आए ना आए हमें इससे कोई परवाह नहीं। आई एम सॉरी, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। A method that is undemanding in terms of linguistic production and that involves game-like movements reduces learner stress. कि जी आप लैंग्वेज बोले ना बोलें कोई डिमांड नहीं है, बस ये कि आप अपना जो है गेम में अपना पार्टिसिपेशन करें ताकि आपका ये जो स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है या आपके जो ये इमोशनल फैक्टर्स हैं इनको कम किया जा सके और इस तरह आप फिर अच्छी तरह लैंग्वेज सीखेंगे।
ठीक है। और इस थ्योरी के पीछे, मतलब ये जो पूरा मेथड है इसके पीछे क्या उसकी थ्योरी थी, उसकी थ्योरी ये थी कि जी छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे पहले ही लैंग्वेज तो नहीं सीखते, उनको तो लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, मतलब कि उसकी बच्चे की माँ या बाप उन्हें बस इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ड्रिंक द वाटर, इस तरह की चीज़ें। वो आगे से बोले ना बोलें कोई मसला नहीं होता, पर अगर वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब उसे आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज आ रही है। इसी तरह सेकंड लैंग्वेज लर्नर भी जब उसे इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, उसको गेम्स में इन्वॉल्व किया जाएगा, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाएगा, चाहे वो लैंग्वेज बोले ना बोले, आहिस्ता आहिस्ता उसे लैंग्वेज आना शुरू हो जाएगी, वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा जैसे एक बच्चा करता है। क्या ये ऑब्जेक्टिव सिलेबस एंड इन टोटल फिज़िकल रिस्पॉन्स मेथड, जी वही ऊपर वाले सारे रोने इसमें भी रोए हैं कि हम बेस्ट हैं, हमें ले लो बस। हर किसी ने ना बस अपना सीधा करने पे बैठे हुए हैं। खैर, whatever goals are set however must be attainable through the use of action based drills in the imperative form। उनका कहना जो भी गोल हो हमें उसकी परवाह नहीं है, बस जी ये कि बच्चा जो है वो एक्शन करे जो उसे बोला गया है, ड्रिल्स करे जो कि उसे बोली गई हैं, और इम्पेरेटिव फॉर्म में करे। मतलब टीचर ने बोला है ना क्लोज़ द डोर, तो फिर क्लोज़ करके दिखाए। वो बहुत लेंथी चैप्टर है ये और बहुत फजूल है। फिर जी ये MCQs आ जाए जी। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स रिक्वायर्स इनिशियल अटेंशन टू मीनिंग रादर देन टू द फॉर्म ऑफ आइटम्स। जी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में ये इनिशियल अटेंशन किसको दी जाती है, मीनिंग को दी जाती है बजाय के फॉर्म्स पे, कि जी ये बच्चे को मीनिंग समझ आए जो कि इंस्ट्रक्शन उसे दी गई हैं, फॉर्म को मारो गोली। और ग्रामर इज़ दस टॉट इंडक्टिवली, ग्रामर इंडक्टिवली सिखाई जाती है, मतलब टीचर ग्रामेटिकल जुमले बोलती है और ये एक्सपेक्ट करती है कि बच्चा भी उसे देख के वैसा ही सीखे। इसके अलावा जी सजेस्ट किया गया कि इसमें बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए फ़िक्स नंबर ऑफ़ आइटम से एट अ टाइम। इससे मुराद है कि जैसे एक ही वक्त में मुज़क्कर मुअन्नस एक जैसे करवा दें, आप अल्फाज मुतज़ाद एक जैसे करवा दें, जिसकी मदद से वो उसे पता लगे कि डिफरेंस क्या है इस चीज़ में। अगर आप एक चीज़ रखेंगे और उसका साथ में उसका मुतज़ाद भी उसे सिखा देंगे तो उसके लिए आसानी हो जाएगी उसे डिफरेंस कर पाने में और उसे पहचान करवाने में। बहरहाल रोल ऑफ लर्नर्स, टीचर एंड मटेरियल इन द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड। लर्नर इन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हैव द प्राइमरी रोल्स ऑफ लिसनर एंड परफॉर्मर। जी जाहिर सी बात है, जब आप अनडिमांडेड हैं, आपका कोई डिमांड नहीं है लैंग्वेज प्रोडक्शन की, तो जाहिर सी बात है उसका रोल यही होगा कि लिसनर और परफॉर्मर। बस शुक्र है फाइनली लेसन ख़त्म हुआ। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।